डूलू कॉन्टिनेंट में ट्रांसमाइग्रेट हुए तुम्हें पूरे 30,000 साल हो गए, फिर भी तुमने किसी को अपने होने की भनक तक नहीं लगने दी। तुम नाइन हेवन सीक्रेट ट्रायल में छुपे रहे, एक बड़े काले कुत्ते को ट्रेन करके अपना पहला गॉड रिलीजन बना डाला, कुछ 100 जमे हुए मरे टैलेंट्स को बचाकर सिर्फ तुम्हारे प्रति लॉयल वेस्टलैंड हेवन कोड बना दिया। तुम चुपचाप देखते रहे टैंग सान के दादा परदादा का जन्म, देखते रहे स्पिरिट हॉल एक एक ईंट से बनता, देखते रहे टियानडो और जिंगलुओ दोनों एम्पायर्स ट्राइब्स से नेशंस बनते। पूरे कॉन्टिनेंट की हर राइज फॉल के पीछे एक ऐसी उंगली रही जो किसी को दिखी नहीं, वो तुम्हारी थी। तुम्हारी कल्टीवेशन कब की गॉड किंग से ऊपर निकल चुकी, पर तुम सबसे ज्यादा चुप और गहरे छुपे रहे, क्योंकि तुम्हें पता था ऊपर अभी भी कुछ गॉड रेल्म वाले हैं जो बादलों पर बैठकर खुद को रिबेलियन रोकने वाला मानते हैं। वो कभी भी हमला कर सकते हैं। नतीजा, हेवंस लॉ पूरे कॉन्टिनेंट के दिमाग पर सीधा गिरता है। पूरे कॉन्टिनेंट की टॉप 10 एंशिएंट और मॉडर्न लेजेंडरी फोर्सेस की रैंकिंग्स पब्लिश करने वाला है, और साथ में उनके शुरुआती काले इतिहास भी एक्सपोज करेगा। तुम अपने थ्रोन पर बैठे माथा पकड़ लेते हो, होठों के कोने खिंच जाते हैं। तुम्हारे नीचे बैठा वो बड़ा काला कुत्ता आसमान की तरफ आंखें फाड़े देखते हुए बोलता है, आजकल तो हेवंस लॉ भी पापराजी का काम करने लगा है। अभी तुम हंसे भी नहीं थे कि स्क्रीन पर पहली लाइन गोल्डन लाइट के साथ नीचे गिर पड़ी। 10th प्लेस 7 ट्रेजर्स ग्लेस सेक्ट। कारण, कॉन्टिनेंट के टॉप 3 सेक्ट्स में से एक। इसकी लेगेसी 5 स्पिरिट्स और 7 ट्रेजर्स ग्लेज्ड पगोडा से बनी है। इसे दुनिया की सबसे बेहतरीन सपोर्ट सेक्ट माना जाता है। इस सेक्ट के पास खुद के 2 सुपर टाइटल डोलुओ हैं, जिन्होंने फॉर्मेशंस बनाकर सपोर्ट टाइप स्पिरिट मास्टर्स के लिए 10,000 सालों में एक अद्भुत लेजेंड रच दी है। पूरे डोलो कॉन्टिनेंट में जो दबाव बहुत देर से जमा था, वो एक वॉल्केनो की तरह पल भर में फूट पड़ा। अरे यार, पहला नाम तो 7 ट्रेजर्स ग्लेज्ड सेक्ट निकला। टियानो सिटी गलियों बाजारों में तुरंत हंगामा मच गया। सब्जी खरीदने वाले, भविष्य बताने वाले, हर किसी ने अपने हाथ का सामान उसी वक्त छोड़ दिया। लोग आसमान की तरफ इशारा करते हुए बड़बड़ाने लगे। कई स्पिरिट मास्टर्स आंखें मलते हुए हैरान होकर एक दूसरे से पूछने लगे, मतलब ये तो बस दरवाजे पर खड़ा एक गार्ड निकला, इससे आगे वाले तो पता नहीं कितने बड़े होंगे, क्या सब देवता ही होंगे? 7 ट्रेजर्स ग्लेज्ड सेक्ट के अंदर जो एल्डर्स और कोर डिसाइपल्स अब तक थोड़ी बहुत सेक्ट की गरिमा बनाए रखे, अब वो पूरी तरह अपना कंट्रोल खो चुके थे। हॉल के स्क्वायर में 100 से ज्यादा हाई लेवल डायरेक्ट लीनियर स्पिरिट मास्टर्स के चेहरे गुस्से से काले पड़ गए थे। पहले जो थोड़ा बहुत डर उन्हें हेवन के प्रति था, वो पल भर में इस अचानक हुई बेइज्जती और नाराजगी में गायब हो गया। बहुत हो गया, हद ही कर दी। एक बूढ़े एल्डर ने, जिसकी दाढ़ी सफेद हो चुकी थी, अपनी छड़ी मार्बल फ्लोर पर इतनी जोर से मारी कि गहरा गड्ढा बन गया। उसका चेहरा गुस्से से लाल पड़ गया। कांपती उंगलियां आसमान में लिखे उस बड़े शब्द की तरफ इशारा कर रही थी। गुस्से में उसके स्पिरिट रिंग्स लगभग निकल पड़ने वाले थे। हमारा 7 ट्रेजर्स ग्लेज्ड सेट 1000 सालों की लेगेसी रखता है। दोनों बड़े एम्पायर्स में हमारी बात मानी जाती है। दौलत में देखो तो पूरे कॉन्टिनेंट के आधे ऑक्शन हाउसेस और टॉप चेंबर्स ऑफ कॉमर्स हमारे हाथ में है। मैं मजाक नहीं कर रहा। स्क्वायर में मौजूद डिसाइपल्स तो और भी ज्यादा भड़क गए। ये टैलेंटेड लोग जहां भी जाते थे, उनकी रिस्पेक्ट होती थी, ऑनर्ड गेस्ट बनकर ट्रीट किए जाते थे। अब इस स्काई स्क्रीन ने पूरे कॉन्टिनेंट के सामने उन्हें बॉटम रैंक का लेबल चिपका दिया। ये उन्हें मार डालने से भी बुरा लगा। इस रैंकिंग में जरूर कुछ गड़बड़ है। बिल्कुल कोई अथॉरिटी नहीं है सेवंस लॉ नाम की चीज में। मुझे तो पक्का लगता है कोई इसके पीछे चालाजी कर रहा है, जानबूझकर ये सो कॉल्ड लेजेंडरी फोर्सेस की लिस्ट बनाई है, बस पूरे कॉन्टिनेंट के सामने हमारे 7 ट्रेजर्स ग्लेज्ड सेक्ट को नीचा दिखाने के लिए। अगर हमें ही सबसे नीचे रखा गया है, तो ब्लू लाइटनिंग टायरेंट ड्रैगन वाले, वो सिर्फ चीख पुकार से फाइट करने वाले बार्बेरियंस क्या सीधे आसमान में उड़ेंगे क्या? और वो जो पूरे दिन पहाड़ों में लोहा पीटता हाउथियन सेक्ट, वो भी क्या हमसे आगे हो सकता है? मेन हॉल के सामने हमेशा शांत और सम्मानजनक दिखने वाला निंग फेंगजी का चेहरा भी पूरी तरह उतर गया। वो उस उभरती हुई रैंकिंग को घूरता रहा। उसकी कलाई अचानक जोर से कांपी और उसका बहुमूल्य टी कप टेबल पर बजते हुए टूट गया। गर्म चाय उसके हाथ पर फैल गई। वो सीधे बाहर शॉप के ऊपर गोल्डन स्काई स्क्रीन देख रहा था। उसकी वो हमेशा से एलिगेंट सी मुस्कान अचानक जम गई। उसका सुंदर चेहरा हैरानी और कड़वाहट से भर गया। 10वां, सिर्फ 10वां। मिंग फैंगजी ने गहरी सांस लेकर अपने भीतर उमड़ते खून को शांत किया, फिर खुद पर ही मजाक करते हुए हल्की सी हंसी दी। स्वो डोलो, ओल्ड गू, लगता है हम इतने सालों में सच में कुएं के मेंढक बने रहे। पतला दुबला एंशियंट डोलुओ गुरोंग धीरे से निंग के पास आया। इतना भी हमें खुद को छोटा समझने की जरूरत नहीं। सेक्ट के जवान बच्चों की बात में कुछ दम है। ये गोल्डन रैंकिंग शायद बेतरतीब है, पर सच बताऊं, मैंने अभी अपनी स्पिरिचुअल पावर से उस स्काई स्क्रीन को थोड़ा टटोलने की कोशिश की। पास जाते ही मेरी सोल उस विशाल लॉ के फोर्स से लगभग टुकड़ों में बिखर गई। ये किसी इंसानी ताकत से बन नहीं सकता। ये सच में हेवंस लॉ है, बस थोड़ा अनफेयर जरूर है। इतना कहते हुए उसने स्काई स्क्रीन की तरफ सिर घुमाया और ठंडी नजर से मुस्कुराया। पर देखते हैं स्पिरिट हॉल और वो 2 कछुए जैसे छुपे रहने वाले सेक्ट्स के अलावा इस दुनिया में और कौन है जो हमारे ऊपर बैठने की हिम्मत रखता है। अगर उस स्काई स्क्रीन ने अभी थोड़ी देर में कोई ऐरा गैरा हमसे आगे रख दिया, तो मेरी ये बूढ़ी हड्डियां भी लड़ने से पीछे नहीं हटेंगी। वहां साधु जैसे शांत बैठे स्वॉर्ड डोलो चेनशिन भी इसी पल धीरे से अपनी आंखें खोलता है। 2 लगभग सॉलिड जैसी स्पिरिचुअल स्वॉर्ड फोर्स की धाराएं उसमें से फूटती हैं। पल भर में महंगे मार्बल फ्लोर पर 2 गहरे कट बना देती हैं। पूरी दुनिया में मशहूर एक टॉप लेवल स्ट्रांग होकर गोल्डन रैंकिंग पर गेटकीपर का लेबल लगना,
उसे भी दिल से मंजूर नहीं था। उसके चारों तरफ की 7 किल स्वॉर्ड शैडो, जो पहले से नियंत्रित थी, अब फिर से किसी दबे वॉल्केनो की तरह भड़क कर उसके आसपास की फैब्रिक को काटने चीरने लगी। पर वो स्काई स्क्रीन पर लिखे हेवेंस गिफ्ट शब्दों को घूरते घूरते उसकी सांसें भारी होती गई। गुस्सा तो है, पर इस क्राइसिस में हमारी सेक्ट के लिए 1000 साल में ना मिलने वाला मौका भी छुपा है। उसने अपनी स्वॉर्ड शैडो वापस समेटी, आवाज भारी पर बेहद फर्म थी। अगर ये हेवंस लॉ कुछ ऐसी चीज दे सके जो 5 स्पिरिट की कमी तोड़ दे, हमारा 7 ट्रेजर सेक्ट अगर 8 ट्रेजर्स या उससे भी ज्यादा बन जाए, तो आज मैं सेक्ट की तरफ से इस बेइज्जती को मान लूंगा, कोई हर्ज नहीं। हजारों मील दूर स्पिरिट सिटी के पोप हॉल में बीबी डोंग अपना हाथ रोक लेती है। उसका सुंदर पर बर्फ जैसा ठंडा चेहरा, उसकी प्राउड फीनिक्स सी आंखें अचानक थोड़ी फैल जाती हैं। उसके डिस्ट्रक्शन प्लान में सो कॉल्ड टॉप 3 सेक्ट्स बस ऐसी स्टेपिंग स्टोन्स थीं जिन्हें वो गॉड बनने के बाद पैर से कुचल सकती थी। पर ये अचानक सामने एक गोल्डन स्काई प्लेट एक तमाचे की तरह उसकी सोच को हिला देती है। जब 7 ट्रेजर्स ग्लेज्ड सेक्ट ही सिर्फ 10वें नंबर पर आ रहा है, तो उससे आगे वाले कौन होंगे? बीबी डोंग हाई हील्स पहनकर अपना शानदार पोप रोब घसीटते हुए बालकनी के किनारे तक जाती है। उसकी सफेद हथेली मुट्ठी में कसकर बन जाती है, उंगलियां जोर लगाने से हल्की सफेद पड़ जाती हैं। ये अपने कंट्रोल से बाहर निकल चुकी ताकदीर का एहसास उसे बेहद बेचैन कर देता है। इसी बीच ब्लू लाइटनिंग टायरेंट ड्रैगन फैमिली के सेक्ट हॉल में एक ऐसी हंसी गूंजती है जो 3 गलियां दूर तक सुनाई देती है। मौजूदा सेक्ट नेता यू युआनजेन मुक्का टेबल पर पटकता है। धमाके के साथ सामने रखी पर्पल गोल्ड सेक्रेड वुड टेबल चूर चूर होकर धूल बन जाती है। उसका चेहरा खुशी से लाल है। वो अपनी दाढ़ी सहलाते हुए जोर से हंसता है। हा हा हा। 7 ट्रेजर्स ग्लेज्ड सेक्ट सिर्फ 10वें नंबर पर। लगता है हमारे ब्लू लाइटनिंग टायरेंट ड्रैगन फैमिली की ट्रू ड्रैगन 5 स्पिरिट हेवेंस लॉ की नज़र में उनसे कहीं ऊंची है। टॉप 5 में हमारा नाम पक्का होगा। पर इस खुशी के बाद यू यॉन्जेन स्काई स्क्रीन पर बाकी 9 खाली पोजीशन देखकर उसकी भौहें उलझ जाती हैं। स्पिरिट हॉल और हाउटिया सेक्ट जरूर आगे होंगे, पर इन दोनों को भी पूरी तरह जोड़ दें तो भी 6 जगहें खाली बचती हैं। इतनी बड़ी दुनिया वाले इस डूलो कॉन्टिनेंट में क्या कहीं कोई ऐसा पुराना मॉन्स्टर छुपा है जिसके बारे में उसने कभी सुना ही नहीं? पूरा कॉन्टिनेंट इस पहली रैंकिंग की वजह से पूरी तरह उबल पड़ा है। सिंगडो ग्रेट फॉरेस्ट के कोर सर्कल में जो लाइफ लेक दर्पण जैसा साफ था, अचानक उबलते पानी की तरह अपने आप ही ब्लैक ड्रैगन किंग दिकयान आसमान को घूरता रहता है। उसका मुंह हल्का खुला है। स्काई स्क्रीन की लॉ वेव को महसूस करते ही उसकी करोड़ों सालों की सोई हुई मेमोरी की गहराई से एक अनियंत्रित सा डर उठने लगता है, जो डायरेक्टली उसकी सोल से आता है। ये पावर गॉड रेल्म के महान देवता से भी पुरानी और डोमिनेटिंग लगती है। उस समय के ड्रैगन गॉड से भी शायद ऐसी प्योर लॉ कॉन्सेप्ट नहीं रही होगी। दीतियान की डार्क गोल्डन ड्रैगन आंखों में जबरदस्त हैरानी और अविश्वास चमकता है। इंसानों का 7 ट्रेजर्स ग्लेज्ड सेक्ट तो बस 1000 सालों में उठा एक नया नवेला है। अगर हेवंस लॉ सच में एंशिएंट और मॉडर्न सबकी लिस्ट बना रहा है, तो हम सोल बीस्ट स्पीशीज का पुराना हिस्ट्री किस नंबर पर होगा? इसी वक्त 9 हेवन सीक्रेट रेल्म के वेस्टलैंड हेवन कोड के मेन हॉल में एक सुई भी गिरे तो सुनाई दे, ऐसी खामोशी है। बस ये तियान की उंगली थ्रोन पर हल्की हल्की थपथपाने की आवाज आ रही है। वो स्काई स्क्रीन जो नीचे लाखों सोल्स को डिवाइन पावर जैसी लगती है, ये तियान को तो ऐसे लग रही है जैसे बच्चे घर घर खेल रहे हों। एक जैसे धन दौलत में दुनिया में सबसे अमीर, दुनिया की सबसे बड़ी सपोर्ट सेक्ट, ये तियान स्काई स्क्रीन पर हल्की नजर डालकर बेसाख्ता हंस पड़ता है। अगर सच में वेल्थ की बात करें तो 7 ट्रेजर्स ग्लेज्ड सेक्ट का इतना पैसा तो हमारे हेवन कोड के लिए स्टेपिंग स्टोन बनने लायक भी नहीं। भूल गए मालिक, मैंने पहले ही कहा था ये हेवंस लॉ कोई नाटक कर रहा है, बकवास है। काला कुत्ता हिवांग बोलता है, इतनी मामूली सेक्ट भी लेजेंड कहलाती है। इस हेवन कोड से मुकाबले में तो ये पर्पल माउंटेन पर मेरे उठाए कुछ डिसाइपल से बनी फैमिली भी बड़ी है। इस डोलो कॉन्टिनेंट का नजरिया थोड़ा छोटा ही है। मैन लॉर्ड को भी बुरा लगता है। हॉल के आसपास खड़े सैकड़ों वेस्टलैंड गॉड्स के चेहरों पर भी हल्की हंसी आ जाती है। इनके लिए, जो अक्सर एक हाथ से स्टार्स तोड़ सकते हैं, कॉन्टिनेंट की टॉप सेक्ट सच में सिर्फ एक तालाब में खुश होते छोटे मछली कीड़े जैसी लगती हैं। ठीक है हेयोंग, बस भी कर, हर वक्त लुटेरे जैसी बातें मत कर। ये तियान हल्के से बोलता है। वो उठकर उस विशाल स्टार स्क्रीन के सामने खड़ा हो जाता है, दोनों हाथ पीछे बांधे। उसकी साफ और गहरी आंखों में सोच की हल्की चमक झलकती है। हेवंस लॉ इवॉल्व हो रहा है, सीजन्स बदल रहे हैं। ये गोल्डन प्लेट जो हमारे स्थानीय 7 डेज लॉ ब्रेक थ्रू करके स्टार तक पहुंच गई है, इसका मतलब है इसके पीछे वाला रूल शायद सच में कोई साधारण चीज नहीं। पिछली जनरेशन्स वैसे भी इतिहास की धूल में गुम हो चुके छोटे लोग हैं। हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन ऊपर कौन नीचे। इतना कहते कहते ये तियान थोड़ा रुकता है। उसके होठों पर एक प्राउड पर सतर्क, मिस्चीवियस मुस्कान आती है। पर हमें थोड़ी उत्सुकता जरूर है इस गोल्डन रैंकिंग को फॉलो करते करते, जब आखिरकार वो दिन आएगा जब मेरा 10,000 सालों से छुपा वेस्टलैंड हेवन कोड भी पूरी दुनिया के सामने खुलकर आ जाएगा। तब उस दुनिया के गॉड रेल्म वाले और कॉन्टिनेंट के ये लोग, उनके चेहरे पर कैसे शानदार भाव होंगे, ये देखने लायक होगा। सच में इंतजार करने लायक है। ये तियान की बात खत्म होते ही स्काई स्क्रीन पर गोल्डन लाइट फिर पागलों की तरह फैलने लगती है। हजारों रंगों की चमक बिखरती है।
भारी सी आवाज में गू गू करती हुई लॉ फिर से गूंजने लगती है। 10th प्लेस, 7 ट्रेजर्स ग्लेज्ड सेक्ट, रैंकिंग कंप्लीट। पर लोग अपनी भारी सांसें छुपा नहीं पाए। फ्लैंडर्स, झाओ उजी जैसे लोग गंभीर चेहरा लिए आसमान की तरफ देख रहे थे। सांस लेने की भी हिम्मत नहीं थी। इसी बीच टेम्पररी तौर पर प्लेग्राउंड पर बुलाई गई श्रेक 7 डेविल्स भी अपनी पूरी जिंदगी की सोच पूरी तरह टूटती महसूस कर रही थी। 7 ट्रेजर्स ग्लेज सेट सच में सिर्फ 10th प्लेस पर। दाई मुंबई ने थोड़ी मुश्किल से थूक निकला, गला सूखने लगा। शिंगलू एम्पायर का प्रिंस होने की वजह से आम लोगों से बेहतर जानता था टॉप 3 सेक्स की एम्पायर पॉलिटिक्स में कितनी अहमियत है। वो एम्पायर की किस्मत तक बदल सकती हैं। पर इसी वजह से ये बॉटम रैंकिंग इतनी बेतुकी और झूठी सी लगती है। अटेंशन पाने के लिए बकवास है, बिल्कुल नॉनसेंस है। सब लोग जब हैरानी और शक में डूबे हुए थे, तभी सबसे आगे खड़े यू शाओगांग अचानक ठंडे स्वर में बोल पड़ा। उसने दोनों हाथ पीछे बांध रखे थे। उसका सख्त चेहरा फिर से उसकी हमेशा वाली आत्मविश्वास से भरी अकड़ में लौट आया। उसकी नजरों में भी थोड़ी नाराजगी झलकने लगी। मास्टर, आपको कुछ खामी नजर आई क्या? फ्लैंडर्स ने धीमे स्वर में पूछा। यू शाओगांग ने अपनी थोड़ी थोड़ी ऊंची करके पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दिया। मैंने पहले भी कहा था, अननोन चीजों की चमक से आंखें धोखा मत खाने दो। मैंने पूरे कॉन्टिनेंट में घूमकर स्पिरिट थियरी पर दशकों रिसर्च की है। 7 ट्रेजर्स ग्लेज्ड सेक्ट की पावर और सपोर्ट स्ट्रेंथ को झुठलाया नहीं जा सकता। 2 सुपर डोलुओ रखने वाली जो स्पिरिट मास्टर्स की फाइटिंग पावर को इतना बढ़ा सकते हैं, वो सेक्ट भला सिर्फ 10th क्यों होगी? यू शाओगांग मुड़ता है, तिरछी नजर से स्काई स्क्रीन देखता है और ठंडी हंसी हंसता है। अगर हेवेंस लॉ सच में होता तो ऐसी बेतुकी रैंकिंग क्यों बनाता? इस गोल्डन रैंकिंग का मापदंड स्पिरिट मास्टर वर्ल्ड के कोर रूल से बिल्कुल मेल नहीं खाता। इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सही, मास्टर ने बिल्कुल सही कहा। बगल में खड़ी निंग रोंगरोंग जैसे किसी डूबते को तिनके का सहारा मिल गया हो। उसका सुंदर चेहरा 7 ट्रेजर्स ग्लेज्ड सेक्ट की लाडली बेटी होने की वजह से बचपन से उसने बस सेक्ट की तारीफें और रिस्पेक्ट ही सुनी थी। उसे ये बेइज्जती कैसे सहन होती? हमारी सेक्ट के पास पैसा भी है, आदमी भी। मेरे पापा और मेरे दोनों दादा जहां भी जाते हैं रिस्पेक्टेड होते हैं। निंग रोंगरोंग कमर पर हाथ रखकर प्राउड होकर बोली, अपने छोटे छोटे स्वान सफेद हाथों से यू श्याओगांग की बात को सपोर्ट करती हुई। ये टूटा फूटा स्काई स्क्रीन को जानता ही नहीं, हमारे 7 ट्रेजर्स ग्लेज्ड सेट को लास्ट में रख दिया। पागल हो गया है ये, कुछ भी नहीं समझता। पर अभी टीचर स्टूडेंट के इस शक शुभे की आवाज प्लेग्राउंड में पूरी तरह फैल भी नहीं पाई थी कि आसमान में एक तेज आवाज गूंजी। गोल्डन स्काई स्क्रीन अचानक ऐसी भारी दबाव भरी पावर से भर गई कि सारा शोर शराबा और शक तुरंत शांत हो गया। फिर एक विशाल लॉ को, जैसे लाखों लोग एक साथ गा रहे हों, पूरे कॉन्टिनेंट के हर इंसान के दिमाग में गूंज उठी। 10th प्लेस, 7 ट्रेजर्स ग्लेज्ड सेक्ट, हेवेंस रिवॉर्ड ऑफिशियली नीचे उतर रहा है। स्वॉर्ड डोलो चेंशन की स्पिरिट पावर एक लेवल ऊपर, एंशियंट डोलुओ गुरोंग की स्पिरिट पावर एक लेवल ऊपर। सेक्ट नेता निंग फेंगजी ने ब्लड लिनिएज की हड्डी तोड़ी। स्पिरिट 7 ट्रेजर्स ग्लेज्ड पगोड़ा बदलकर 8 ट्रेजर्स ग्लेज्ड पगोड़ा बनी। धमाके की आवाज के साथ नीचे उतरती हुई सेक्ट की 1000 सालों से प्राउड प्रोटेक्शन बैरियर को पूरी तरह इग्नोर करते हुए वो एक अनस्टॉपेबल अंदाज में हॉल के अंदर घुसती है। चेनशिन और गुरोंग के शरीरों में उसी पल एक ऐसा स्पिरिट पावर स्टॉर्म फैलता है जो पूरी माउंटेन को हिला दे। स्वॉर्ड डोलुओ चेन शिन एक झटके से आंखें खोल देता है। उसकी पावर जो 96 लेवल पर अटक गई थी, गोल्डन धार से धुलकर जितनी कमजोर बनकर टूट जाती है। 97th लेवल। बगल में एंशियंट डोलोगु रोंग भी एक राहत भरी आह भरता है। उसकी सूखी सी त्वचा पर गोल्डन ग्लो हल्के से चमकने लगती है। उसकी स्पिरिट पावर भी 96 लेवल के नए रेल में दाखिल हो जाती है। ये हेवेंस रिवॉर्ड सच में असली है। और इस वक्त सबसे ज्यादा खुश निंग फेंगजी ही था। उसके सिर के ऊपर घूमता हुआ रंग बिरंगा 7 ट्रेजर्स ग्लेज्ड पगोड़ा पागलों की तरह घूमते हुए आसमान की गोल्डन डिवाइन लाइट को खींच रहा था। पूरे कॉन्टिनेंट के स्पिरिट मास्टर्स की हैरानी और बेहद ध्यान से देखी जा रही आंखों के सामने वो सिर्फ 7 मंजिल वाला पगोड़ा जिसके टॉप पर स्पिरिट पावर जुड़ती जा रही थी, सच में धीरे धीरे एक नई, हालांकि भ्रामक पर गहरी मिस्टीरियस फील वाली 8वीं मंजिल बना रहा था। तेजी से घूमते हुए 1000 सालों का ब्लड लिनिएज का क्या सच में हमारी सेक्ट के हाथों टूट जाएगा? निंग, वो अपने सेक्ट नेता की गरिमा को पूरी तरह भूल जाता है। बिना किसी फॉर्मेलिटी के जोर से हंसने लगता है। उसकी आंखों में खुशी के आंसू भर आते हैं। एक बार 8 ट्रेजर्स बन जाए तो वो शरीर की सीमा पूरी तरह तोड़ देगा। 7 ट्रेजर्स ग्लेज्ड सेक्ट को 1000 सालों में न देखा हुआ स्वर्णिम युग मिलेगा। पूरा कॉन्टिनेंट इसी पल पूरी तरह उबल पड़ा है। अनगिनत आंखें ईर्ष्या से लाल पड़ जाती हैं। दूर स्पिरिट सिटी में मौजूद बीबी डोंग भी खुद को रोक नहीं पाती, हल्के से खड़ी हो जाती है। पर जैसे ही पूरा कॉन्टिनेंट सोच रहा था कि 7 ट्रेजर्स ग्लेज्ड सेक्ट अपनी तकदीर उलट देगी और 8वीं मंजिल पूरी तरह बनने ही वाली थी, तभी एक ऐसी तेज और चुभने वाली आवाज गूंजी। बिना किसी वार्निंग के 9 आसमानों के ऊपर जो अभी तक शांत था, वो गोल्डन स्काई स्क्रीन मानो किसी अनजान और डरावने इंटरफेरेंस के शिकार हो गई। वो पागलों की तरह चमकती और मुड़ती हुई दिखने लगी। एक ठंडी, दबंग और सर्वोच्च रेल्म की भावना से भरी मिस्टीरियस लॉ पावर उस काली दरार से बाहर निकलती है।
और अगले ही पल निंग फेंगजी की फटी हुई आंखों के सामने उसके सिर के ऊपर अभी अभी बना 8वीं मंजिल वाला पगोड़ा, जो अभी स्टेबल भी नहीं हुआ था, मानो किसी करंट से टकराया और धमाके की तेज आवाज के साथ वो अनंत उम्मीद का चिन्ह बना 8वां तल ब्लैक इलेक्ट्रिक आर्क के दबाव में पूरी तरह टूटकर गोल्डन टुकड़ों में बिखर जाता है, पूरी तरह गायब हो जाता है। पहले जो शांतिपूर्ण हेवंस ग्लो थी वो अचानक बुझ जाती है। गोल्डन स्काई स्क्रीन भारी झटकों के बाद उसके सेंटर में लिखे शब्द ही पूरी तरह मिटा दिए जाते हैं। उनकी जगह एक ऐसी नई लाइन आती है जो समझौते और मजबूरी से भरी है। 7 ट्रेजर्स कर्स डिटेक्ट हुआ। अनअवॉइडेबल फोर्स ने रोका। 10th प्लेस रिवार्ड हेवंस लॉ द्वारा अप्रूव नहीं किया गया। करेक्टेड रिवार्ड सेक्ट नेता निंगफेंग पूरा शरीर बर्फ के गड्ढे में गिर गया हो जैसा महसूस होता है। उसका चेहरा पल भर में कागज जैसा सफेद पड़ जाता है। उसके सिर के ऊपर पगोड़ा की चमक तुरंत फीकी पड़ जाती है, वापस उसी अजीब सी 7 मंजिल पर अटक जाती है। 10,000 साल के स्पिरिट रिंग लाइफ स्पैन का कॉम्पेंसेशन आम स्पिरिट मास्टर के लिए एक अद्भुत तोहफा हो सकता है, पर एक ऐसे सपोर्ट टाइप स्पिरिट मास्टर के लिए जो हमेशा 79th लेवल पर ही अटका रहेगा, कभी 8वां स्पिरिट रिंग जोड़ ही नहीं पाएगा। रिंग की लाइफ स्पैन कितनी भी ज्यादा हो जाए, फायदा क्या? टाइटल ब्रेक थ्रू नहीं कर पाएगा। 7 ट्रेजर्स ग्लेज्ड सेक्ट हमेशा दूसरों पर निर्भर ही रहेगा। वो अपनी ताकदीर कभी खुद कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। इस अचानक हुए बदलाव ने पूरे कॉन्टिनेंट की अभी अभी उबली खुशी को एकदम शांत कर दिया। चाहे स्पिरिट हॉल की बीबी डोंग हो या जिंगडो ग्रेट फॉरेस्ट का दीथियान, सब इस पल हैरानी से जड़ हो गए। अनअवॉइडेबल फोर्स, 7 ट्रेजर्स कर्स, सबसे ऊंचा हेवेंस लॉ भी अपना रिवॉर्ड देते वक्त किसी और द्वारा रोका जा सकता है। 7 ट्रेजर्स ग्लेज सेक्ट के स्क्वायर में निंग फेंगजी के दोनों पैर कांपने लगते हैं। वो लगभग गिर पड़ने वाला था। अपनी अभी भी 7 मंजिल वाली स्पिरिट को देखते हुए 1000 सालों का दबा हुआ अपमान और गुस्सा इस पल एक अनंत क्रोध में बदल जाता है। वो अचानक सिर उठाता है, उसकी आंखें लाल हैं। अगर हमारी सेक्ट लेजेंडरी फोर्स में गिनी गई, हेवेंस लॉ भी हमें रिवॉर्ड देने को तैयार था, तो बीच में इसे क्यों रोका गया? वो सो कॉल्ड कर्स आखिर है क्या? हमारे 7 ट्रेजर्स ग्लेज्ड सेक्ट की ब्लड लिनेज कर्स आखिर किसने लगाई? मिंग फेंजी की आवाज स्पिरिट पावर में लिपटकर आसमान तक गूंज जाती है। ये सवाल पूरे कॉन्टिनेंट के हर स्पिरिट मास्टर के दिल में भी उठ रहा था। आखिर ऐसी कौन सी पावर होगी जो हेवेंस लॉ को भी रुकने पर मजबूर कर दे, यहां तक कि पहले दिए रिवॉर्ड को भी बलपूर्वक बदल दे? जब पूरा कॉन्टिनेंट इस हैरानी और घबराहट में डूबा था, गोल्डन स्काई स्क्रीन में जो काली दरार अब बंद हो चुकी थी, वो आखिरकार स्टेबल होती लगी। एक और भी ज्यादा जोरदार कंपन के साथ खून जैसी लाल डिवाइन लाइट आसमान के सेंटर में धमाके से फूटती है। अगले ही पल सिल्वर रंग की चमकती हुई कुछ लाइन अनंत ठंडक भरी, दुनिया की पुरानी धुंध उठाने वाली भयानक ताकत के साथ फिर से सामने आती है। कारण तय हो चुका, ये हेवेंस लॉ का काम है। 10th प्लेस, 7 ट्रेजर्स ग्लेज्ड सेक्ट, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, शुरुआती काला इतिहास और हिडन बैकग्राउंड। भारी और विशाल बादलों को एक अदृश्य ताकत जबरदस्ती चीर देती है। अंदर से एक ऐसी एंशियंट पेंटिंग सामने आती है जो पूरी तरह लॉस से बुनी हुई है। दृश्य की शुरुआत में ही एक भयानक तरह की उजाड़ और वीरान जमाना की फील आती है। यहाँ तक कि हवा में मौजूद स्पिरिट पावर भी बहुत वायलेंट लगती है। लेजेंडरी फोर्स रैंकिंग 10th प्लेस, 7 ट्रेजर्स ग्लेज्ड सेक्ट, फर्स्ट एंसेस्टर स्टार्स को उलट देता है। 7 ट्रेजर्स ग्लेज्ड सेक्ट के फाउंडिंग एंसेस्टर का नाम था निंग कियानजुए। जैसे ही निंग कियानजुए ये 3 शब्द किसी भारी हथौड़े की तरह गिरे, पूरा डोलो कॉन्टिनेंट छोटी सी खामोशी के बाद पल भर में एक विशाल तूफान की तरह उठ खड़ा हुआ। निंग कियानजुए, अरे भगवान, ये तो वही एंसेस्टर निकले टियानडो सिटी। 3000 साल पहले यही निंग कियानजुए साहब थे जिन्होंने बस एक स्पिरिट सेज की पावर से पूरे कॉन्टिनेंट को साफ कर दिया था। साफ ही क्यों, उन्होंने खुद अपने पूरे नाम से सपोर्ट टाइप स्पिरिट मास्टर्स का गोल्डन लेजेंड रच दिया था। अनगिनत स्पिरिट मास्टर्स दिल में जोश भरे आसमान की तरफ देखते हुए लगभग बेहद खुश हो रहे थे। अनलिमिटेड रिस्पेक्ट के साथ। पता है, निंग चियानजुए के आने से पहले डोलो कॉन्टिनेंट पर सपोर्ट टाइप स्पिरिट मास्टर्स की हैसियत बिल्कुल धूल जैसी थी। उस एंशियंट टाइम में सेल्फ डिफेंस कैपेबिलिटी में रखने वाले सपोर्ट टाइप को पूरे कॉन्टिनेंट में बेकार माना जाता। कोई भी बड़ी सेक्ट डिसाइपल्स चुनते वक्त सपोर्ट टाइप स्पिरिट को देखकर पलक तक नहीं झपकाती थी, बिल्कुल भी अटेंशन लायक नहीं समझती थी। जब तक निंग चियानजुए ने न जाने कितने ऑफेंसिव टाइप टैलेंट्स की लैश पर चढ़कर टॉप पर कदम नहीं रखा, इसी बाइस जमाने को हमेशा के लिए खत्म नहीं किया, तब तक पूरे कॉन्टिनेंट को पता ही नहीं चला सपोर्ट टाइप्स भी उपयोगी हो सकते हैं। श्रेक एकेडमी के प्लेग्राउंड पर निंग रोंगरोंग की सुंदर आंखों में अभी से चमक फूट रही थी। एक 4 साल की जवान लड़की के लिए ऐसे जज्बाती हीरो स्टोरी से बच पाना नामुमकिन था। इससे भी बड़ी बात, ये लेजेंडरी पर्सनालिटी खुद निंग रोंगरोंग के परिवार का एंसेस्टर था। वो बचपन से ही निंग कियानजुए की लेजेंडरी कहानियों में डूबकर बड़ी हुई थी। हर बार सेक्ट एल्डर वो चाहती थी काश वो खुद 3000 साल पहले पैदा होती। वाह, एंसेस्टर कितने कूल थे। निंग रोंगरोंग अपने लाल पड़े छोटे से चेहरे को दोनों हाथों से पकड़कर पूरी तरह अपनी कल्पना में डूब गई। मुंह के कोने से लगभग लार टपकने वाली थी। अगर मैं 3000 साल पहले वापस जा पाती, हर दिन एंसेस्टर के पीछे खड़ी होकर उन्हें बफ देती, कितना अच्छा होता। मेरी सपोर्ट लेकर एंसेस्टर उन सारे बुरे लोगों को इतनी बुरी तरह मारते जो सपोर्ट टाइप स्पिरिट मास्टर्स को सताते थे। उनकी माँ भी उन्हें पहचान नहीं पाती। दाई मुबाई और तांग सान
एक दूसरे को देखकर प्लेग्राउंड में सीधे फानगल मोड में गई। निंग रोंगरोंग देखकर हल्के से सिर हिलाते हैं, थोड़े मजबूरी भरे अंदाज में। फिर भी उनकी आंखों में भी उस 3000 साल पुराने लेजेंड के लिए गहरा रिस्पेक्ट था। सिर्फ श्रेक नहीं, इस नाम की गूंज इतनी थी कि स्पिरिट सिटी में मौजूद कॉन्टिनेंट की सबसे बड़ी फेथ का प्रतीक वर्शिप हॉल में मूर्ति की तरह बैठा 99th लेवल अल्टीमेट डोलुओ कियान दाओलियो। जब उसने निंग चियानजुए ये नाम सुना तो उसकी पलक भी अचानक फड़क उठी। एक बेहद गहरा भाव उसकी वो आंखें जो दुनिया के तमाम उतार चढ़ाव देख चुकी थीं, मैं तेजी से गुजर गया। निंग चियानजुए। चियान दालियो धीरे से आंखें खोलकर हॉल के बाहर स्काई स्क्रीन देखता है, लंबी सांस भरता है। उसे शायद कोई बहुत पुरानी बात याद आई हो। वो अपने आप से बड़बड़ाता है, जब मैं छोटा था अपने बड़ों से इस आदमी के बारे में सुना था। 3000 साल पहले हमारी एंजल ट्राइब के एंसेस्टर्स पूरी शक्ति में थे, फिर भी इसी इंसान से उन्हें काफी नुकसान उठाना पड़ा था। अगर वो अपनी 7 रिंग की स्पिरिट सेज वाली अजीब सीमा में न फंसा होता, उस वक्त पूरा कॉन्टिनेंट शायद उसे रोक ही नहीं पाता। एंजल गॉड के सुप्रीम वर्शिपर कियान बाओलियो का ऐसा भाव आना बता देता है कि तब निंग चियानजुए का जलवा कितना असाधारण रहा होगा। पर जब पूरे कॉन्टिनेंट का उत्साह अपने चरम पर पहुंच रहा था, सब इस महान हीरो की बेजोड़ शान देखने को तैयार थे। स्काई स्क्रीन पर वो एंशिएंट पेंटिंग अचानक बिना किसी वार्निंग के तेजी से बदल जाती है। पहले जो विशाल और हीरो एपिक जैसी गोल्डन चमक थी, वो अचानक गायब हो जाती है। उसकी जगह एक दबा हुआ अनकंफर्टेबल सा ग्रे टोन आता है। दृश्य 3000 साल पहले स्पिरिट मास्टर की अर्ली एरा में वापस चला जाता है। वो ठंडी हेवेंस वॉइस आगे बढ़ते हुए बेरहमी से इतिहास का सच पढ़ती जाती है। उस समय कॉन्टिनेंट की ऑर्डर पूरी तरह टूट चुकी थी, हर तरफ हत्याएं थी। ह्यूमन स्पिरिट मास्टर्स ने अभी तक ठीक से कल्टीवेशन और सेक्ट सिस्टम भी नहीं बनाया था। और 7 ट्रेजर्स ग्लेज्ड सेक्ट का फर्स्ट एंसेस्टर निंग कियानजुए, उसकी शुरुआत मूलतः लगभग 10-12 साल का एक लड़का फटे पुराने कपड़े पहने हताश होकर एक पत्थर के प्लेटफॉर्म के पास बैठा था। वो थोड़ा दुबला पतला था, कुपोषण की वजह से उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ था। वो खाली नजरों से अपने ही दाहिने हाथ को देख रहा था। जवान निंग चियानजुए के दाहिने हाथ में एक हथेली जितनी बड़ी, पूरी तरह काली, थोड़ी जंग खाई हुई छोटी सी आयरन टावर तैर रही थी। कोई चमक नहीं, कोई डिवाइन डोमिनेंस नहीं, बस एक बेहद साधारण सी आयरन टावर थी जिसे कोई भी लोहार की दुकान में 3 तांबे के सिक्के देकर भी न खरीदे। इसके बाद उस लड़के के सिर के ऊपर हेवेंस लॉ की बनाई 2 लाइंस स्लोली अपीयर होती हैं, ठंडे डेटा की तरह। इनेट स्पिरिट पावर, सेकंड लेवल इनिशियल स्पिरिट, 5 स्पिरिट इनकम्प्लीट, आयरन टावर, कोई एट्रीब्यूट नहीं। जैसे ही स्काई स्क्रीन पर वो चौंका देने वाला सेकंड लेवल स्पिरिट पावर और टूटी हुई आयरन टावर फिक्स हुई, पूरे डोलो कॉन्टिनेंट के अंदर जो जोश जमा हुआ था वो एक झटके में ठंडे पानी से भीगकर बुझ गया। पूरे 3 सेकंड तक सन्नाटा छा गया, फिर पूरा कॉन्टिनेंट फट पड़ा। क्या मैं ठीक देख रहा हूँ? इनेट सेकंड लेवल स्पिरिट पावर, स्टार्टिंग स्पिरिट भी एक टूटी हुई आयरन टावर। ये तो नहीं कहा था कि ये हजारों सालों तक चलने वाला टॉप टियर 7 ट्रेजर्स ग्लेज्ड पगोडा स्पिरिट होगा। ये स्क्रिप्ट तो कुछ और ही है। इनेट सेकंड लेवल स्पिरिट पावर, ये तो वेस्ट मटेरियल से भी ज्यादा बेकार है। ये टैलेंट तो आज के टाइम में नॉटिंग सिटी के एंट्री लेवल स्पिरिट मास्टर एकेडमी का गेटकीपर भी नहीं चुनता। इसमें और रास्ते पर उगे ब्लू सिल्वर ग्रास स्पिरिट में क्या फर्क है? अनगिनत हैरानी और अविश्वास भरी चीखें एक बड़ी लहर बनकर फैल गईं। सब हैरान थे, कहाँ वो शुरुआत से ही जीनियस वाली मजेदार कहानी, और कहाँ सपोर्ट टाइप के गोल्डन लेजेंड बनाने वाले इस एंसेस्टर की शुरुआत सीधी पुअर मैन स्टोरी जैसी निकली। नहीं, ये पॉसिबल नहीं, ये जरूर फेक है। श्रेक एकेडमी के प्लेग्राउंड में एक पल पहले तक बेहद एक्साइटेड होकर एंसेस्टर की हीरो स्टोरी में डूबी निंग रोंगरोंग अगले ही पल जैसे बिजली गिरने से स्टन हो गई। निंग रोंगरोंग का प्राउड और सुंदर चेहरा उसी पल पूरी तरह उतर गया, बिल्कुल सफेद पड़ गया। वो स्काई स्क्रीन पर दिखाए गए फटे कपड़ों वाले, टूटी आयरन टावर स्पिरिट वाले उस लड़के को घूरती रह गई। निंग कियानजुए। उसका पूरा शरीर कांप उठा। वो एक ऐसे झटके से गुजरी जो पहले कभी नहीं झेला था। मेरे इतने बड़े एंसेस्टर कैसे इनेट लेवल 2 वाले वेस्ट हो सकते हैं? निंग रोंगरोंग हिस्टीरिया जैसे पैर पटकने लगी, उसकी आंखें तुरंत लाल हो गईं, आंसू भर आए। पुराने रिकॉर्ड्स में तो लिखा था एंसेस्टर निंग कियानजुए का जन्म शुभ बादलों के बीच हुआ। उनकी 5 स्पिरिट अवेकनिंग बहुत डिवाइन ग्लो वाली थी। पर अब हेवेंस लॉ पूरे कॉन्टिनेंट के सामने एंसेस्टर का सबसे शर्मनाक, सबसे बेइज्जती वाला वेस्ट वाला पास्ट खींचकर सामने रख रहा था। सिर्फ निंग रोंगरोंग ही नहीं, दूर 7 ट्रेजर्स ग्लेज्ड सेक्ट के हॉल में मौजूद निंग फेंगजी की भी आंखें फट पड़ी थीं। उसका एलिगेंट चेहरा टाइट हो गया, भौहें कसकर उलझ गईं, चेहरे पर हैरान बदलते भाव थे। स्टार्टिंग स्पिरिट सच में बस एक साधारण आयरन टावर थी। निंग फेंगजी ने गहरी सांस भरकर अपने भीतर उठते तूफान को दबाने की कोशिश की, पर उसकी कांपती आवाज अंदर की बेचैनी छुपा नहीं पाई। सेक्ट नेता होने की वजह से वो कुछ अनकही सीक्रेट्स जानता था, पर उसे कभी अंदाजा नहीं था कि हजारों सालों की लेगेसी वाला 7 ट्रेजर्स ग्लेज्ड पगोडा अपनी असली शुरुआती शेप में इतना साधारण और भद्दा था। पर इसी के साथ एक जबरदस्त सवाल निंग फेंगजी और पूरे कॉन्टिनेंट के पावरफुल लोगों के दिमाग में उभर आया। अगर वो 7 ट्रेजर्स एंसेस्टर सच में शुरुआत में सिर्फ इनेट सेकंड लेवल स्पिरिट पावर वाले, टूटी आयरन टावर स्पिरिट वाले बॉटम लेवल स्कैटर्ड स्पिरिट मास्टर थे, तो आखिर किस तरीके से उन्होंने अपनी ताकदीर बदली? वो कैसे इतिहास की तस्वीर पलटकर
सपोर्ट टाइप के वेस्ट एरा को खत्म करके हजारों सालों तक याद रखा जाने वाला कियान दाओलियो वर्शिप हॉल में स्काई स्क्रीन को घूरते हुए बड़बड़ाते हुए जब पूरा कॉन्टिनेंट बेहद उत्सुकता से सांस रोककर गोल्डन स्काई स्क्रीन को घूर रहा था, स्काई स्क्रीन पर वो एंशियंट पेंटिंग पानी की तरह तेजी से बहने लगी। वो पहले वाला लड़का जो पत्थर के प्लेटफॉर्म के पास टूटी आयरन टावर देखते हुए खोया बैठा था, समय के साथ थोड़ा बड़ा हुआ। अब वो लगभग 20 साल का जवान लड़का बन चुका था। पर स्क्रीन में निंग कियानजुए अभी भी उतना ही तंग हाल में था। उसके कपड़े थोड़े मजबूत फैब्रिक के थे, पर फिर भी जगह जगह पैबंद लगे हुए थे। बाल एक रस्सी से पीछे बांधे हुए थे, बेहद कमजोर और थका हुआ दिखने वाला। जवान निंग कियानजुए की उम्मीदें आसमान जितनी बड़ी थी, पर उसकी ताकदीर कागज जितनी पतली। उसकी इनेट स्पिरिट पावर सिर्फ लेवल 2 होने की वजह से उसकी कल्टीवेशन स्पीड बहुत स्लो थी। 10 सालों की मेहनत और कई बार मौत के करीब पहुंचकर आखिरकार वो मुश्किल से ग्रेट स्पिरिट मास्टर की लेवल तक पहुंच पाया। हेवंस वॉइस ऑब्जेक्टिव होकर आगे इतिहास पढ़ती है। असफल। 20 साल की उम्र में ग्रेट स्पिरिट मास्टर या आज के नॉर्मल स्पिरिट मास्टर एकेडमी में डाल दें तो एक साधारण जैसा स्टूडेंट ही होगा। टियांडो सिटी की शॉप्स में स्पिरिट मास्टर्स अब स्काई स्क्रीन की तरफ इशारा करके कमेंट करने लगते। इसमें अब लेजेंड के लिए रिस्पेक्ट कम, एंटरटेनमेंट वाला मजाक ज्यादा था। पर हजारों सालों तक याद रखी जाने वाली 7 ट्रेजर्स ग्लेज्ड सेक्ट के पहले एंसेस्टर की बात करें, 20 साल की उम्र में सिर्फ ग्रेट स्पिरिट मास्टर बनना थोड़ा वीक नहीं लगता? खुद पर शक होने लगा है। मैं भी इतना कर सकता हूँ? मैं तो पहले से ही इनेट लेवल 4 स्पिरिट पावर का हूँ। श्रेक एकेडमी के प्लेग्राउंड में जब हेवंस लॉ ने ये 20 साल ग्रेट स्पिरिट मास्टर लेवल 2 स्पिरिट पावर की जानकारी दी, टांग सान जैसे लोगों के दिमाग में कोई तार अचानक हिल गया। 20 साल ग्रेट स्पिरिट मास्टर लेवल 2 स्पिरिट पावर। पता नहीं क्यों ये तीनों नंबर्स जोड़कर सोचते ही उन्हें अनजाने में सामने खड़े एक थियोरेटिकली इनविंसिबल मास्टर की याद आने लगी। लगभग इंस्टिंक्टिवली श्रेक 7 डेविल्स में सिर्फ अभी भी अपने ही सदमे में डूबी निंग रोम रोम को छोड़कर बाकी सबकी नजरें एक साथ यू शाओगांग तरफ मुड़ गईं। यू शाओगांग की नजरों में एक हल्की सी अजीब हैरानी और लगभग राहत भरा भाव था। सबके दिमाग में एक ही अजीब सा ख्याल आया, तो यही लेवल का वेस्ट असल में इतना नॉर्मल होता है। अच्छा है, निंग चियानजुए एंसेस्टर की शुरुआत में कम से कम लेवल 2 स्पिरिट पावर तो थी, चाहे कल्टीवेशन कितनी भी स्लो रही हो। कम से कम 20 साल की उम्र में ग्रेट स्पिरिट मास्टर तो बन ही गए, लेवल 20 का हुर्दल पार कर ही लिया। हमारे सामने खड़े इस मास्टर की तरह तो नहीं जो लेवल 20 पर हमेशा के लिए अटके रहे, जिनका शुरुआती स्पिरिट पावर सिर्फ हाफ लेवल था। इस तुलना से तो 7 ट्रेजर्स एंसेस्टर की सिचुएशन उतनी भी बुरी नहीं लगती। सबसे आगे खड़े यू शाओगांग बिना मुड़े भी अपनी पीठ पर कई नजरों की जलन महसूस कर सकता था, मानो पीठ में कई छेद हो गए हों। उसका शरीर वहीं जम गया, पीछे बंधे हाथ की मुट्ठी कसकर उसके नाखून त्वचा में गहराई से घुस गए। उसका वो सूखा जड़ चेहरा इस पल काले से लाल, फिर लाल से बैंगनी होते हुए आखिरकार एकदम मुरझाए हुए रंग में बदल गया। वो खुद को मास्टर कहलाकर हमेशा कोई भी स्पिरिट वेस्ट नहीं होता, सिर्फ वेस्ट स्पिरिट मास्टर्स होते हैं वाली बात से अपनी असफलता छुपाता रहा था। वो हमेशा खुद को यही समझाता था कि वो लेवल 30 ब्रेक थ्रू नहीं कर पाया, वो लक की वजह से, अपनी काबिलियत की वजह से नहीं। पर अब हेवेंस लॉ सीधे 3000 साल पहले की असली वेस्ट की हिस्ट्री आसमान पर टांग कर दिखा रहा था, जिनकी स्पिरिट बिना किसी एट्रीब्यूट की टूटी आयरन टावर थी। उनकी इनेट पार भी इससे कहीं ज्यादा नहीं थी, फिर भी वो लेजेंड बन गए, जबकि यू शाओगांग बस पिटी और कंपैरिजन भरी नजरों से बार बार बेइज्जत हो रहा था। यू शाओगांग को अपने सीने में खून उबलता महसूस हुआ, मुंह में कड़वापन घुल गया। उसे तुरंत कहीं छुपने का मन हुआ। स्काई स्क्रीन मास्टर की इस बेइज्जती से रुकने वाली नहीं थी। वो लड़का निंग कियानजुए कई बार बड़ी सेक्ट से बेइज्जत होकर लौटाए जाने के बाद आखिरकार दांत भींचकर एक अनजान और खतरनाक रोग कल्टीवेटर वाले रास्ते पर निकल पड़ा। स्क्रीन में इस वक्त निंग चियानजुए अपने हाथ में एक पुरानी गोल्डन आयरन सोर्ड लेकर एक बेहद विशाल और जंगली एंशिएंट टोम वुल्फ फॉरेस्ट के किनारे सावधानी से आगे बढ़ रहा था। ये जंगल पूरे कॉन्टिनेंट के स्पिरिट मास्टर्स को बखूबी पता था, सेटिंग सन फॉरेस्ट। जब निंग चियानजुए की स्पिरिट पावर लेवल 30 के आसपास पहुंची, ग्रेट स्पिरिट मास्टर की बॉटलनेक ब्रेक थ्रू करने के लिए थर्ड स्पिरिट रिंग की तलाश में वो अकेला सेटिंग सन फॉरेस्ट के गहरे अननोन इलाके में उतरा। स्क्रीन में एंशिएंट फॉरेस्ट में सूखे पत्ते मोटी परत में जमे थे, सब सिल्क जैसी हल्की आवाज में टूटे जा रहे थे। जब वो थकान से बुरी तरह टूट चुका था, हंटिंग छोड़कर बाहर लौटने की सोच रहा था, स्क्रीन में लाइट और शैडो में अचानक बिना किसी सिग्नल के एक सटल सा बदलाव आया। पहले जो थोड़ी डार्क और गीली जंगल की गहराई थी, वहां से अचानक एक हल्की पर बेहद प्योर गोल्डन डिवाइन ग्लो फूट पड़ी। सिर्फ यही नहीं, आसपास के वाइल्ड सोल बीस्ट भी इस इलाके के पास आते ही जैसे किसी भारी डर के मारे अपनी पूंछ दबाकर लड़खड़ाते हुए भागने लगे। ये क्या हो रहा है? ये देखते ही अनगिनत टॉप टायर स्ट्रांग लोगों की आंखें पूरी तरह फट गईं। उस गॉड्स एब्सोल्यूट डोमिनेंस ओवर मॉर्टल्स वाला अंदाज, जब पूरा कॉन्टिनेंट अपनी सांस थामे स्क्रीन में खोया हुआ था। कैमरा अचानक तेजी से पास आया, एक इनविजिबल फॉर्मेशन से ढकी धुंध को पार करते हुए। अगले ही पल एक बेहद मॉडर्न और साईफाई जैसा पर परफेक्टली नेचर के साथ मिला हुआ टेम्परेरी कैंप सबकी आंखों के सामने आया। वो एक कभी न देखे हुए अनोखे व्हाइट जेड मटेरियल से बना टेम्परेरी हॉल था,
और उस हॉल के खुले मैदान में इस वक्त एक ऐसा आदमी खड़ा था जिसकी पीठ देखने में बेहद जवान लग रही थी। वो आदमी एक ऐसी डार्क गोल्डन रोब पहने था जिसकी मटेरियल समझ नहीं आती थी, पर उसमें अनंत स्टारलाइट बह रही थी। बाल गहरे काले, बस चुपचाप खड़ा। ये तियान। इस वक्त ये तियान इस दुनिया में 10,000 सालों से रह रहा था। उसकी कल्टीवेशन गॉड किंग लेवल तक पहुंच चुकी थी। अगर आज का चियान दाओलियू भी उसके सामने आए तो उसे हराना सिर्फ एक हाथ के झटके की बात होगी। वो सेटिंग सन फॉरेस्ट की हिडन ज्योग्राफी का सहारा लेकर तेजी से अपना इनविंसिबल बेस वेस्टलैंड हेवन कोर्ट बनाने की प्लानिंग कर रहा था। और उस अभी अभी बने व्हाइट जेड हॉल में इस वक्त उसने काफी सारे ट्रेजर्स रखे थे जो उसने इस दुनिया के लॉज टेस्ट करने के लिए, जो चीजें प्रैक्टिस के लिए हाथ बिना सोचे बना दी थी। कुछ डैन मेडिसिन थीं जिनसे कलरफुल डिवाइन ग्लो निकल रही थी। कुछ सोर्ड्स थीं जिनमें स्टार पावर लिपटी हुई थी। रखे हुए ट्रेजर्स की रोज से जो ऑरा निकल रही थी वो मिलकर एक ऐसी चमकीली कलर मिस्ट बना रही थी जो आंखें चौंधिया दे। ठंडे स्काई स्क्रीन के पीछे से भी उस वास्ट दुनिया को दबा देने वाली भयानक डोमिनेंस ने पूरे डोलो कॉन्टिनेंट को समंदर जैसी लहर बनकर घेर लिया। इस पल पूरे कॉन्टिनेंट की सारी टॉप फोर्सेस बेहद वायलेंट हैरानी और पागलपन में डूब गईं। ये पॉसिबल कैसे है? सेवन ट्रेजर्स ग्लेज सेक्ट में निंग फेंगजी पूरी तरह अपना कंट्रोल खोकर सेक्ट नेता की सीट से खड़ा हो गया। सांस ऐसी भारी थी जैसे कोई भारी हवा खींच रहा हो। बस उस कलरफुल ग्लो वाली दान को एक नजर देखने भर से मेरे भीतर का बॉटलनेक हल्का सा हिलता महसूस हो रहा है। और वो जिस स्टार पावर भरी स्वॉर्ड में लिपटी है उसकी धार शायद स्वॉर्ड सेट की 7 किल स्वॉर्ड भी उसका मुकाबला न कर पाए। बगल में स्वॉर्ड डोलुओ चेन शिन का चेहरा भी बिल्कुल पीला पड़ गया। वो अपनी पीठ पर बंधी 7 किल स्वॉर्ड को कसकर पकड़ लेता है क्योंकि उसने महसूस किया कि इस मिस्टीरियस आदमी और उस स्टार स्वॉर्ड के सामने उसकी प्राउड 7 किल स्वॉर्ड भी ट्रेम्बलिंग महसूस कर रही थी, मानो किसी सर्वोच्च राजा के सामने झुक रही हो। एंशिएंट डोलुओ गुरोंग हैरान होकर बोला, भगवान, वो ढेर सारे लॉ क्रिस्टल्स, अगर मैं गलत नहीं देख रहा तो उनमें कंप्लीट हेवन अर्थ लॉज छुपी हुई हैं। एक अल्टीमेट डोलियो के पास भी इतनी हैरान करने वाली बैकग्राउंड पॉसिबल नहीं। रुको, वो आदमी कौन है? स्पिरिट सिटी के पोप हॉल के सामने बीबीडोंग पूरी तरह बालकनी की रेलिंग से चिपक गई। उसकी सुंदर आंखें स्क्रीन में उस डार्क गोल्डन रोब वाली पीठ को घूर रही थीं। उसे साफ महसूस हो रहा था कि इस आदमी की ऑरा बिल्कुल वैसी ही है जैसी हेवंस रिवॉर्ड को रोककर 7 ट्रेजर्स कर्स एक्टिवेट करने वाली अनअवॉइडेबल फोर्स की थी। 3,000 साल पहले ही वो एग्जिस्ट करता था। वर्शिप हॉल में चियान दालियो भी अचानक पूरी तरह खड़ा हो गया, कांपते हुए, और वो सेटिंग सन फॉरेस्ट में कैंप बना रहा है। मेरी एंजल ट्राइब के एंशिएंट रिकॉर्ड्स में इस आदमी का जिक्र क्यों नहीं? ये कौन है? कहां से आया? क्या ये गॉड रियल्म से उतरा कोई सुप्रीम लॉर्ड है? नहीं, नहीं हो सकता। गॉड रियल्म के देवता भी लॉज को उलट देने वाले इतने सारे ट्रेजर्स नहीं निकाल सकते। हाउटियन सेक्ट के हिडन माउंटेन गेट में कई सालों से मेडिटेशन में डूबे एल्डर्स एक साथ बाहर निकले। वो स्क्रीन में उस विशाल पीठ को देखकर पीले पड़ गए। उनके हाथ में मौजूद हाउटियन हैमर भी ठीक से पकड़ नहीं पा रहे थे। इस दुनिया में ऐसी भयानक प्रीहिस्टोरिक जायंट भी छुपी हुई थी। क्या उसकी नज़र में हम सब सिर्फ जमीन पर रेंगती चींटियां हैं? पूरे कॉन्टिनेंट की सारी सेक्ट्स, एम्पायर्स और बहुत पावरफुल लोग इस पल उस बेहद छोटे से ग्लिम्स जितने खतरनाक ट्रेजर स्टोर को देखकर पूरी तरह टूट चुके थे। वो एक दूसरे को देखते रहे, दिलों में भारी तूफान उठे। सब अपने दिमाग में पागलों की तरह पूछ रहे थे कि सफेद जैसे कपड़े, काले बालों वाला वो मिस्टीरियस आदमी आखिर कौन देवता है? उसके हाथ में मौजूद वो ट्रेजर्स आखिर कैसी अद्भुत चीजें हैं? 9 आसमानों के ऊपर वेस्टलैंड हेवन कोर्ट में ये तियान स्काई स्क्रीन पर आ रहे एंशिएंट सीन्स देखता है। उसके होठों के कोने अचानक कई बार फड़कते हैं, खासकर जब उसने अपनी जवानी में बनाया वो साधारण सा व्हाइट जेड हॉल देखा और उसके अंदर ये भी दिखा दिया। ये तियान हाथ उठाकर अपनी नाक छूता है, हल्की सी शर्मिंदा हंसी हंसते हुए। मैंने तो बस टाइम पास में हाथ चलाया था, बेकार सी चीजें एक जगह फेंक दी थी। सोचा ना था ये टूटा फूटा स्काई स्क्रीन मेरे उस पुराने वेस्ट हिस्ट्री को भी रिकॉर्ड कर लेगा। अब तो कोई प्राइवेसी ही नहीं बची। हॉल के नीचे खड़ा भारी भरकम काला कुत्ता ह्युआंग की आंखें घूमती हैं। फिर वो मुंह चौड़ा करके फ्लैटरी शुरू कर देता है। मास्टर, ये स्काई स्क्रीन भी कुछ काम का जरूर लगता है। कम से कम इसे इतना तो समझ आया कि आपकी उस विंटेज जवानी वाली शान को याद रखे। देखो, वो देहाती कुएं जैसे लोग सिर्फ आपके कूड़े कचरे को देखकर ही डर गए। और जब उसकी नजर दोबारा स्काई स्क्रीन में पसीने से लथपथ धुंध के किनारे चोरी चोरी रास्ता खोजते उस जवान निंग चियांजुए पर पड़ी तो ये तियान के दिमाग की किसी पुरानी मेमोरी में कुछ जग जाता है। रुको, इस निंग चियांजुए नाम के छोकरे को तो शायद मैं पहचानता हूँ। ये तियान थोड़ी सहलाते हुए दिलचस्पी से मुस्कुराता है। मैं तो कह ही रहा था कि 7 ट्रेजर्स ग्लेज सेक्ट मुझे इतनी अजीब सी जानी पहचानी क्यों लगती है। जड़ तो 3,000 साल पहले ही थी। स्काई स्क्रीन पर 3,000 साल पहले सेटिंग सन फॉरेस्ट की गहराई में धुंध छाई थी। 7 ट्रेजर्स एंसेस्टर निंग चियांजुए इस वक्त बेहद उत्तेजित पर डर के साथ, उसकी आंखों के सामने अब डार्क और गीला सोल बीस्ट फॉरेस्ट नहीं था, बल्कि जैसे गॉड रियल्म उतर आया हो ऐसी ग्लेज्ड प्योर लैंड थी। व्हाइट जेड हॉल सामने चुपचाप खड़ा था। वो डार्क गोल्डन रोब पहने पीठ किए हुए जवान आदमी एक ऐसी शान बिखेर रहा था जो पूरे यूनिवर्स को थमा दे। स्क्रीन में जवान एंसेस्टर निंग कियांजुए झाड़ियों के पीछे छुपकर अपनी आंखें फाड़कर उस व्हाइट जेड हॉल को घूर रहा था।
उसके नजरिए से देखने पर हॉल से बाहर बहती अनंत चमक उसकी फॉक्स जैसी आंखों को अंधा कर देने वाली थी। वो काली टूटी आयरन टावर एक बेहद तीव्र चाहत को झलक रही थी। स्क्रीन में निंग कियांजुए पागलों की तरह लार निकल रहा था। उसकी आंखों में लालच और जोश इतना गहरा हो गया था कि वो अब पिघलने ही वाला था। उसे पता था ये उसकी पूरी जिंदगी में उलट पलट देने वाला एकमात्र मौका है। अगर वो अंदर से कोई भी एक चीज हासिल कर ले तो वो निंग चियांजुए फिर कभी सबके पैरों तले कुचला जाने वाला वेस्ट रोब कल्टीवेटर नहीं रहेगा। शायद हेवेंस लॉ खुद इस फ्यूचर गेटकीपर की मदद कर रहा था। जब निंग कियांजुए बेचैनी से अपने काम खुजाते हुए मौका न मिलने से परेशान था, स्क्रीन में मौजूद ये तियान को कुछ महसूस होता सा लगा। उसकी भौहें हल्की सी उठती हैं। वो पीछे मुड़कर सेटिंग सन फॉरेस्ट की गहराई की तरफ देखता है। मटेरियल थोड़ा कम है। कोर सर्कल की तरफ एक चक्कर लगाता हूँ। ये तियान हल्की से खुद से बुदबुदाता है, फिर एक कदम आगे बढ़ाता है। बिना किसी स्पिरिट पावर फ्लक्चुएशन या स्पिरिट रिंग के वो बड़े रहस्यमय अंदाज में एक स्टारलाइट बनकर वहीं से गायब हो जाता है। ये तियान के जाने के बाद हॉल में कोई गार्ड तक नहीं बचता। इस मिस्टीरियस स्ट्रॉन्ग को बाहर जाते देख निंग कियांजुए खुद को रोक नहीं पाया। दौलत खतरे में ही छुपी है। अगर हिम्मत न हो तो तकदीर कैसे बदलेगी। निंग चियांजुए के लिए मौका पल भर का था। बिना सोचे उसने दांत भींचे और रात की परछाई और अपनी हल्की सी स्पिरिचुअल सेंस की मदद से चुपचाप बिना किसी आवाज के उस पूरी तरह अनगार्डेड व्हाइट जेड हॉल में घुस गया। स्काई स्क्रीन पर पेंटिंग धीरे धीरे खुलती है। दृश्य अचानक टेंस और रोमांचक हो जाता है। निंग चियांजुए किसी एक्सपीरियंस चोर की तरह कमर झुकाए बेहद स्मूथ अंदाज में हॉल में सरकता है। उसने उन सारे अननोन डिवाइन मेडिसिन्स और वेपन्स को पूरी तरह इग्नोर किया और अपनी स्पिरिट के मूल सोर्स से आने वाली एक तेज खिंचाव के चलते सीधा हॉल के सेंटर में मौजूद एक वाइट जेड प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ा। उस प्लेटफॉर्म पर चुपचाप तैर रहा था एक ऊपर से सपोर्ट टाइप सीक्रेट ट्रेजर 9 टियर ग्लेज्ड हेवन पगड़ा। ये वही चीज थी जो ये तियान ने गॉड रैम के कोर की कुछ बची खुची मटेरियल से टाइम पास में बना दी थी। वो रंग बिरंगी कभी झलकती कभी छुपती डिवाइन ग्लो वाली 9 मंजिल की पगोड़ा सच में एक सर्वोच्च सच्ची डिवाइन वस्तु थी। पगोड़ा जब भी एक चक्कर घूमता आसपास के वॉइड की हेवन अर्थ स्पिरिट पावर को जबरदस्ती अलग करके प्योर लिक्विड स्पिरिट पावर में बदल देता, जो फ्यूम्स की तरह उसके आसपास घूमने लगती। उस नोबल रंग बिरंगी ग्लो की वो शान 3000 साल के फासले के बाद भी स्काई स्क्रीन से प्रोजेक्टेड होकर आती हुई नीचे मौजूद अनगिनत पावरफुल लोगों की आंखों में आंसू ला रही थी। फिर भी उनकी नजर हटाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। डिवाइन ऑब्जेक्ट, यह सच में एक डिवाइन ऑब्जेक्ट है। स्काई स्क्रीन के सामने 7 ट्रेजर्स ग्लेज्ड सेक्ट के मौजूदा सेक्ट नेता निंग फंगजी की आंखें पूरी तरह लाल पड़ गईं। उसकी सांसें भारी थीं। लगता था कि किसी भी पल वो लगभग आसमान चीरने वाली भयानक वेव। दोनों में जमीन आसमान का फर्क था। ये किसी भी तरह उनकी अभी की टूटी फूटी पगोड़ा स्पिरिट से कंपेयर नहीं की जा सकती थी। निंग फेंजी की आंखें स्काई स्क्रीन पर टिकी थीं। वो लगभग बड़बड़ाते हुए बोला, लगता है एंसेस्टर उस टूटी आयरन टावर से 7 ट्रेजर्स ग्लेज्ड पगोड़ा में इवॉल्व सिर्फ इस ट्रेजर की वजह से हुए। पर स्क्रीन में इस डिवाइन ऑब्जेक्ट की 9 मंजिलें हैं, जबकि हमारी स्पिरिट सिर्फ 7 मंजिल की है। क्या हम कोई तरीका ढूंढकर बाकी 2 मंजिलें जोड़ सकते हैं ताकि हमारी 1000 सालों की ब्लड लीनियज बॉन्डेज पूरी तरह टूट जाए। बगल में स्वॉर्ड डोलुओ चेन शीन की 7 किल स्वॉर्ड शैडो पूरी तरह बिखर चुकी थी। उसकी हमेशा शांत रहने वाली आंखें स्काई स्क्रीन पर मौजूद 9 टियर पगोड़ा को घूर रही थीं। उसे महसूस हो रहा था जैसे उसका स्वॉर्ड हार्ट उस पगोड़ा से निकलती 9 रंग की ग्लो के आगे पिघल रहा हो। निंग चियांजुए एंसेस्टर, सबके दिल में तूफान उठ रहा था। इसी वक्त पूरे कॉन्टिनेंट के देखने वाले लोग भी हंगामा मचा चुके थे। बहस शुरू हो गई। देखो, इस निंग चियांजुए एंसेस्टर को कितनी सफाई से चोरी करना आता है। लगता है पहली बार नहीं कर रहा। इसीलिए तो इतनी बड़ी नाम वाली 7 ट्रेजर्स ग्लेज्ड सेक्ट असल में चोरी करके ही बनी है। मैं तो कह रहा था इनकी सेक्ट इतनी अमीर कैसे बन गई। रुकी चोरी का अड्डा निकला। शर्मनाक छोटा चोर, चोरी करके तकदीर बदलने वाला वेस्ट चोर टॉप 3 सेक्ट्स में गिने जाने लायक नहीं है। ऐसे अनगिनत ताने और मजाक की लहर एक बड़ी आवाज बनकर 7 ट्रेजर्स ग्लेज सेक्ट के 1000 सालों के लालच और पावर की तीव्र चाहत आखिरकार उसके दिल में मौत के डर को हरा देती है। वो उस डार्क गोल्डन रोब वाली भयानक पीठ को दूर जाते हुए देखता है। आखिरकार दांत भींचकर पूरे हाथ पैरों के बल वाइट जेड स्टेप्स पर चढ़ जाता है। उसके हाथ कांप रहे थे। अभी तो उसने उस 9 टियर पगोड़ा को छुआ ही नहीं था। बस उससे निकली एक हल्की सी ग्लो ने उसकी फटी हुई पशु चमड़े की फर क्लोथ्स को पल भर में साफ सुथरा कर दिया। यहाँ तक कि उसके भीतर की तीसरे लेवल स्पिरिट पावर की बॉटल नेक भी ग्लास टूटने जैसी तेज क्रिस्प आवाज के साथ फूट गई। मेरी स्पिरिट जाग रही है। निंग कियांजुए के दिल में जोरदार गूंज उठी। उसका जो पहले सिर्फ एक स्पिरिट रिंग वाला गूंज, वो चाहता था कि इस रंगीन 9 टियर पगोड़ा को अपना बना ले। निंग चियांजुए पूरी तरह पागल हो चुका था। आंखें लाल किए उसने प्लेटफॉर्म पर रखे 9 टियर पगोड़ा को झपट कर पकड़ लिया। पर जैसे ही उसका हाथ लगा, पूरे हॉल की डिफेंस फॉर्मेशन एक चुभने वाली तेज आवाज के साथ एक्टिवेट हो गई। निंग चियांजुए का चेहरा पूरी तरह पीला पड़ गया, पर वो पीछे मुड़ने की हिम्मत तक नहीं जुटा पाया। बस पागलों की तरह अपने भीतर की सारी स्पिरिट पावर और पूरे शरीर की एसेंस ब्लड जलाने लगा। धमाके की आवाज के साथ उसके पैरों के नीचे खून का एक धब्बा फूटा। वो खुद एक बेहद कमजोर सी ब्लड कलर्ड लाइट बनकर लड़खड़ाते हुए गिरते पड़ते व्हाइट जेड हॉल से बाहर भागा।
लगभग खुद को डैमेज पहुंचाने वाली भयानक स्पीड से सेटिंग सन फॉरेस्ट के बाहर की तरफ पूरी रात दौड़ता रहा। उसने अपना लगभग सारा एसेंस ब्लड जला दिया था, फिर भी नेजल वेंस में तेज दर्द झेलते हुए वो सैकड़ों मील तक भागता रहा, जब तक कि वो सेटिंग सन फॉरेस्ट के दायरे से पूरी तरह बाहर निकल गया। पीछे उस डार्क गोल्डन रोब वाले भयानक स्ट्रॉम का कोई पीछा न होने की पूरी कंफर्म करने के बाद वो किसी अननोन वैरन पहाड़ की एक छोटी सी केव में जाकर गिर पड़ा, पूरी तरह होश खो बैठा, नाइन हेवंस के ऊपर, वेस्टलैंड हेवन कोर्ट में। अच्छा, तो यही बात थी। मुझे याद है उस दिन जब मैं वापस लौटा तो ट्रेजर स्टोर की फॉर्मेशन किसी ने हिलाई हुई पाई, और उसमें से एक एज मटेरियल से बना छोटा 9 टीयर पगोड़ा और कुछ खराब दान मेडिसे के छर्रे गायब थे। लगता है ये उसकी जगह है। ये तियान सिर हिलाते हुए हल्के से हंसा। असल में निंग कियांजुए वहां से भाग निकला था, बस इसलिए क्योंकि ये तियान ने पीछा नहीं करना चाहा। असल में ये सारे सो कॉल्ड ट्रेजर्स वो थे जो ये तियान ने अपने सुप्रीम रेल्म तक ब्रेक थ्रू करने की टेस्टिंग के दौरान बना डाले थे। इस दुनिया की कमजोर और निम्न लेवल की चीजें इतनी बेकार कि वो स्टेपिंग स्टोन के भी लायक नहीं मानी जाती थी, इसलिए वो लापरवाही से उस टेम्परेरी ट्रेजर स्टोर में डाल दी गई थी, धूल खाने के लिए। उस वक्त की ये तियान की भयानक कल्टीवेशन को देखते हुए उसकी चीजें चुराने की सोचना भी बेवकूफ़ी थी। बस ये तियान को उस वक्त लगभग मरने वाले इनेट लेवल 2 स्पिरिट पावर वाले बॉटम लेवल रोग कल्टिवेटर वेस्ट से माथापच्ची करने की भी जरूरत नहीं महसूस हुई, इसलिए उसने एक आंख बंद करके उसे एक कूड़ा कचरा उठाकर ले जाने दिया। पर यह तियान की चीजें इतनी आसानी से लेने वाली नहीं होती, चाहे कूड़ा ही क्यों ना हो। अगर उसमें वेस्टलैंड स्लॉ की छाप लग जाए तो इस दुनिया के जीवों के लिए वो एक असहनीय भारी कर्म बन जाती है। और ये तियान ने उस वक्त इस बिना पूछे चोरी करने वाले छोटे चोर को सजा देने के लिए दूर से ही उस पर एक लॉ लिमिट हल्के से डाल दी थी। ये सोचकर ये तियान का चेहरा बेहद अजीब हो जाता है। उसे कभी अंदाजा नहीं था कि उस दिन जिस चोर समझे भिखारी को उसने हल्की सी सजा दी थी, वो अपने हाथ में आए रैंडम आयरन टावर और वेस्ट ट्रेजर्स को मिलाकर सच में अपनी ताकदीर बदलकर दुनिया की पहली सपोर्ट टाइप सेक्ट का फाउंडिंग एंसेस्टर बन जाएगा। और खुद उसकी दी हुई वो हल्की सजा 3000 सालों के इवोल्यूशन और ब्लड लीनिएज डाइल्यूशन के बाद अनजाने ही 7 ट्रेजर्स ग्लेज्ड सेक्ट की जनरेशंस लॉन्ग लेगेसी बन गई, जिसने अनगिनत टैलेंट्स को झुका दिया। आजीवन 8वां लेवल ब्रेक थ्रू न कर पाने वाली एक क्रूल एंसेस्ट्रल कर्स। अरे यार, ये तियान स्काई स्क्रीन देखते हुए थोड़ा हंसी मजाक भरे अंदाज में सिर हिलाता है, फिर से हल्के से हंस देता है। स्क्रीन में 3000 साल पहले फॉरेस्ट की गहराई में, तब बस अभी अभी गॉड किंग लेवल में शुरुआत की हुई ये तियान दोनों हाथ पीछे बांधे दूर से उस चोर लड़के की तरफ देखता है जो 9 टीयर पगोड़ा गले लगाए भागते वक्त धुंध में अपना एक जूता तक गिरा बैठा था। भले ये तियान को जरूरत ना हो, फिर भी उसकी बिना बताए फेंकी हुई चीज भी कोई और सीधे उठाकर नहीं ले जा सकता। ये कैसी बात हुई? बिना बताए चले जाना चोरी ही कहलाता है। तुम्हारी सच्चाई की तलाश की मुश्किल को समझते हुए मैं तुम्हें एक जान बख्शता हूँ, पर कर्म तकदीर का हिसाब बराबर करना जरूरी है। कुछ लिया है तो कुछ लौटाना भी पड़ेगा। ये तियान फॉरेस्ट की गहराई से दूर से अपनी लंबी उंगली उठाकर वॉइड में हल्के से इशारा करता है। एक बेहद हल्की पर सारी दुनियाओं पर हावी जबरदस्ती उस आयरन टावर स्पिरिट में मिल जाती है। वो एक दूर से डाली गई लॉ लिमिट थी, चोर के लिए एक छोटी सी सजा भी। मैं तुम्हें 9 कलर डिवाइन ग्लो देता हूं ताकि तुम अपनी ताकदीर उलट सको, पर तुम्हारी स्पिरिट अब कभी पूरी नहीं हो पाएगी। पगोड़ा की 9 मंजिलों में से मैं तुम्हारी आखिरी 2 मंजिलें वापस ले लेता हूं, इस धरती आसमान में ही प्रेस करके रख देता हूं। जब कभी हेवन कोर्ट इस दुनिया में सामने आएगी, तभी तुम्हारे वंशज उसे घुटनों पर आकर वापस लौटाए। तब से लेकर आज तक दुनिया में कभी 9 टीयर पगोड़ा नहीं रही, बस 7 ट्रेजर्स का ब्लड लिनियज बॉन्डेज रह गया। 7 ट्रेजर्स ग्लेज सेक्ट का हर वंशज स्पिरिट हमेशा 2 मंजिल से अधूरी रहेगी, चाहे टैलेंट कितना भी ऊंचा क्यों ना हो। स्पिरिट पावर 79 लेवल ब्रेक थ्रू कर भी ले, पूरी जिंदगी 8वें स्पिरिट रिंग के रेल्म में कभी दाखिल नहीं हो पाएगा। यही है 7 ट्रेजर्स ग्लेज्ड सेक्ट की ब्लड लिनियज कर्स। स्काई स्क्रीन पर दृश्य फिर बदलता है। जवान रोग कल्टीवेटर अपने हाथ में आए 9 टीयर पगोड़ा को अपनी स्पिरिट में मिला लेता है। पहले जो अधूरी स्पिरिट थी वो एक ही रात में बेहद तेजी से इवॉल्व हो जाती है। पावर अचानक तेजी से बढ़ जाती है। इसी पगोड़ा की डरावनी सपोर्ट पावर का सहारा लेकर उसने कॉन्टिनेंट में अपना सेक्ट खड़ा करना शुरू किया। बड़ी संख्या में डिसाइपल्स बनाए। धीरे धीरे 7 ट्रेजर्स ग्लेज्ड सेक्ट की नींव तैयार हुई। तो ब्लड कर्स इस तरह आई थी। 7 ट्रेजर्स ग्लेज्ड सेक्ट के हॉल में निंग फेंगजी के दोनों पैर कमजोर पड़ जाते हैं। वो कीचड़ की तरह अपने बड़े नीट थ्रोन पर बैठ जाता है। हजारों सालों की अनसुलझी पहेली, जनरेशन से पूर्वजों की मेहनत जो 7 रिंग की सीमा तोड़ने में लगी, वो हमेशा से यही मानते रहे कि ये हेवन की तरफ से 7 ट्रेजर्स ग्लेज्ड पगोड़ा की बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पावर पर जलसी की वजह से डाली गई है। पर किसे पता था असल में ये कोई हेवन का ड्रामा नहीं था, बल्कि बस किसी बड़े मालिक द्वारा हल्के हाथ लगाई गई सजा थी। निंग फेंगजी लगभग बदहवास सा बोला। वो मिस्टीरियस आदमी जो 3000 साल पहले ही इतनी इजीली ब्लड बॉन्डेज डाल सकता था, वो आज किस लेवल तक पहुंचा होगा, ये सोचकर भी हैरान करने वाला है। स्काई स्क्रीन पर दृश्य धीरे धीरे रुकता है। पूरा कॉन्टिनेंट इतना खामोश था कि सुई गिरने की आवाज भी सुनाई दे जाए। फिर आता है सबसे बड़ा उलटफेर।
श्रेक एकेडमी के प्लेग्राउंड में निंग रोंगरोंग का चेहरा कागज जैसा सफेद पड़ गया। वो बिजली गिरने जैसा स्टन हो गई। उसका नाजुक शरीर तेजी से कांप रहा था। वो स्काई स्क्रीन को घूरते हुए उसकी खूबसूरत आंखों में सिर्फ निराशा और अविश्वास था। उसका पिछले 10-12 सालों का प्राउड आत्मसम्मान इस पल हेवंस लॉ द्वारा बेरहमी से पैरों तले कुचला जा रहा था, बार बार रौंदा जा रहा था। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। हमारा सेवन ट्रेजर्स ग्लेज्ड सेक्ट तो स्पिरिट मास्टर वर्ल्ड का सबसे बड़ा नाम है। मेरे पापा पूरे कॉन्टिनेंट के सबसे एलिगेंट सेक्ट नेता है। हम एक चोर के डिसेंडेंट्स कैसे हो सकते हैं? मिंग रोंगरोंग हिस्टीरिया जैसे रोते हुए चीख उठी। उसका पहले वाला चुलबुला स्वभाव अब पूरी तरह शर्म और शर्मिंदगी में बदल गया। उसे मन कर रहा था कहीं जमीन फट जाए और वो अंदर घुस जाए। दाई मुबाई और तांग सान जैसे लोग एक दूसरे को देखते रहे, इस पर एक भी सांत्वना का शब्द भी नहीं निकाल पाए। वहीं दूर हिडन वाली वाले हाउतियन सेट में भी इस पर ठंडी हंसी गूंजी। हॉल के अंदर कुछ हॉट टेम्पर्ड हाउतियन एल्डर्स का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। आंखों में सिर्फ नफरत थी। लगता है ये लोग खुद को एलिगेंट और नोबल कहते फिरते थे, असल में जड़ तो। सेवंथ एल्डर ने जोर से टेबल पर मुक्का मारा। उसकी आवाज में गुस्सा और अहंकार भरा था। देवताओं का ट्रेजर चुराकर परिवार खड़ा करना, यह हमारे टॉप 3 सेक्ट्स की इज्जत पूरी तरह मिट्टी में मिला देता है। हम हाउतियान सेक्ट सीधे साधे उसूलों वाले हैं। हमारा हाउतियन हैमर दुनिया की हर नाइंसाफी को कुचल देता है। इन चोर लोगों के साथ एक ही कैटेगरी में गिने जाना शर्मनाक बात है। नेता की सीट पर बैठे तानहाओ कुछ नहीं बोलते, पर उनकी भौहें भी टाइट थीं। स्काई स्क्रीन की तरफ देखते हुए उनकी नजरों में कुछ अजीब सी कॉम्प्लेक्सिटी थी। इसी वक्त प्लेग्राउंड में यू श्याओगांग की सोच किसी अजीब और आम लोगों की समझ से बाहर दिशा में जा रही थी। वो स्काई स्क्रीन में उस वाइट जेड हॉल को घूरते हुए उसकी सांसें पहले से कहीं भारी हो चुकी थीं। सिर्फ एक हल्के से प्रैक्टिस के लिए बनाया गया ट्रेजर ही एक LEVEL 2 स्पिरिट पावर वाली टूटी आयरन टावर को दुनिया की सबसे बड़ी सपोर्ट स्पिरिट में बदल सकता है। यू श्याओगांग की आंखों में लगभग पैथोलॉजिकल सा जोश चमक रहा था। बेहद उत्साह की वजह से उसके हाथ हल्के से, अगर मुझे भी स्पिरिट प्यूरिफाई करने वाला ऐसा कोई डिवाइन ऑब्जेक्ट मिल जाए तो क्या मेरा लुओ सांपाओ भी पूरी तरह इवॉल्व होकर सच में गोल्डन सीक्रेट लाइन बन सकता है? क्या मैं भी लेवल 29 की सीमा तोड़कर हजारों सालों तक याद रखा जाने वाला स्पिरिट सेज बन सकता हूँ? या गॉड भी? आखिर वो निंग चांजुए तो इनेट लेवल 2 का वेस्ट था, फिर भी कर पाया। मैं थियोरेटिकली इनविंसिबल मास्टर हूँ, मैं क्यों नहीं? वहीं हजारों मील दूर स्पिरिट सिटी के पोप हॉल में माहौल इतना दबा हुआ था कि सांस लेना मुश्किल लग रहा था। बीबी डोंग बालकनी पर खड़ी थी। उसकी प्राउड फीनिक्स आंखों में अब कोई ताना नहीं था, सिर्फ अनंत सावधानी और डर था। सिर्फ इसलिए कि उस मिस्टीरियस स्ट्रॉन्ग के लिए प्रैक्टिस की सामान्य सी छोटी चीज भी, जिसे उसने कोने में फेंक कर धूल खाने दिया, वो 1000 साल पुरानी सुपर सेक बना गई। बीबी डोंग की उंगलियां अपने स्टाफ पर कसकर पकड़ते हुए तेज नाखून लगभग ग्लव्स चीर देने वाले थे। एक चोरी करने वाला वेस्ट जिसने बचा खुचा मटेरियल उठाया, वो भी 3000 साल पहले पूरे स्पिरिट वर्ल्ड को उलट सकता है, सपोर्ट टाइप का गोल्डन लेजेंड बना सकता है। तो इस टेम्पररी कैंप के मालिक, वो डार्क गोल्डन रोब वाला आदमी, वो कितना भयानक भयंकर होगा? इस कॉन्टिनेंट में जहां गॉड रेल्म भी आसानी से इंटरफेयर नहीं कर पाता, ऐसा कोई मॉन्स्टर भी हेवंस लॉ से ऊपर छुपा हुआ है। बीबी डोंग गहरी सांस लेती है। उसका सुंदर पर बर्फीला चेहरा पहली बार अननोन के डर से भर जाता है। कारण अब पूरी तरह साफ है। 10th प्लेस सेवन ट्रेजर्स ग्लेज्ड सेक्ट का फाउंडिंग हिस्ट्री अब कंप्लीट हो चुका है। गोल्डन रैंकिंग बदल रही है। नई हलचल फिर शुरू हो रही है। 9th प्लेस की लेजेंडरी फोर्स जल्द अनाउंस होगी। आसमान पर वो खून जैसी लाल राइटिंग धीरे धीरे फीकी पड़ने लगती है और पूरे कॉन्टिनेंट के अनगिनत स्ट्रांग लोगों के दिल इस पल अपने गले में अटक चुके थे। आसमान की खून सी ग्लो जलती राख की तरह 3000 साल पहले वाले उस डिवाइन थीफ एंसेस्टर की छुपी हुई बात के साथ उस भयानक लॉ क्रैक में पूरी तरह गायब हो जाती है। पर अभी पूरे कॉन्टिनेंट के स्पिरिट मास्टर्स ये चौंकाने वाली बात पूरी तरह डाइजेस्ट भी नहीं कर पाए थे कि दुनिया के नंबर 1 सपोर्ट सेक्ट असल में चोरी करके ही बनी थी। तभी गोल्डन स्काई स्क्रीन के सेंटर में मोयर पैटर्न फिर से पागलों की तरह फैलने लगती है। इस बार का रिफ्लेक्शन पहले जैसा ठंडा नहीं था, बल्कि उसमें एक शाही और डोमिनेटिंग रॉयल प्रेजेंस झलक रही थी, हजारों मील तक फैली हुई। 9 आसमानों के ऊपर लाखों घोड़ों की टापों की आवाज, करोड़ों आर्मर्ड सोल्जर्स पहाड़ों नदियों को रौंदते हुए ये विशाल कल्पनाशील दृश्य एक पल में चमककर गायब हो जाता है। तुरंत ही 9वीं लाइन सुप्रीम रॉयल। अगर पहले 7 ट्रेजर्स ग्लेज्ड सेक्ट का रैंकिंग बस स्पिरिट वर्ल्ड के तालाब में उथल पुथल मचा गया था, तो इस बार टियानदो एम्पायर का चौथे नंबर पर आना पूरे डोलुओ कॉन्टिनेंट के राजनीतिक ढांचे को एक गहरी दरार में डाल गया। हेवंस वॉइस बिना रुके आगे बढ़ती है। इसके फायदे नुकसान बढ़ने लगती है। हर शब्द बेहद भारी। फायदे: विशाल टेरिटरी, बड़ी पॉपुलेशन, डेवलप्ड ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम और शक्तिशाली आर्मी के दम पर बेहद मजबूत टैक्स और रिसोर्स नेटवर्क, जबरदस्त वॉर पोटेंशियल और स्ट्रेटेजिक फ्लेक्सिबिलिटी। नुकसान: शाही सत्ता कमजोर है, अपने अंडर आने वाले किंगडम्स और डचीज पर नियंत्रण बेहद कम है, इंटरनल सुनते हैं पर मानते नहीं वाली सिचुएशन है, हिडन रिस्क्स बहुत हैं, और टॉप 3 सिक्स जैसी स्पिरिट मास्टर फोर्सेस की प्रोटेक्शन पर बहुत ज्यादा निर्भर है। खुद रॉयल फैमिली की स्पिरिट भी बेहद कमजोर है। कोई निर्णायक टॉप लेवल टाइटल डोलो नहीं है।
बाहर से मजबूत दिखता टेरिटरी अंदर से खोखला है, असल में मिट्टी के पैरों वाला जायंट है। गोल्डन स्काई स्क्रीन के नीचे तियानदो सिटी इस पल रॉयल पैलेस से लेकर आम गलियों तक अजीब सी खामोशी में डूब जाता है। तियानदो रॉयल पैलेस क्राउन प्रिंसेस मैंशन के अंदर हमेशा से एलिगेंट, नरम और कैलकुलेटेड दिखने वाले क्राउन प्रिंस शुए चिंहे इस वक्त खिड़की के बाहर स्काई स्क्रीन को घूर रहा था। किसी को ना दिखने वाली नजरों में उसकी आंखों की गहराई में तेज चौक पागलों की तरह घूम रही थी। उसका नकली सा शांत चेहरा भी अंदर के तूफान से हल्का सा टेढ़ा हो गया था। कहीं दूर एक सीक्रेट रूम में कियान रेंशवे थोड़ी कमजोर पड़कर व्हाइट जेड टेबल पर टिक जाती है। स्पिरिट पावर के तूफान से उसके सुंदर बाल पागलों की तरह उड़ रहे थे। 9th प्लेस, तियानदो एम्पायर सिर्फ 9th प्लेस। कियान रेंशवे की आवाज में पहले कभी न देखी गई हैरानी और हताशा थी। उसने तियानदो एम्पायर में 10 साल से ज्यादा वक्त छुपकर, मास्क पहनकर एक ऐसा नकली अच्छा इंसान बनकर बिताया जिससे खुद उसे भी घिन आती थी। हर रोज किसी नाजुक बर्फ पर चलने जैसी सावधानी बरतते हुए, सिर्फ इसलिए कि वो अब हेवंस गोल्डन रैंकिंग साफ साफ बता रही है कि जिसे उसने इतनी मेहनत से, यहां तक कि अपनी जवानी दांव पर लगाकर हासिल करने की सोची, वो सिर्फ लेजेंडरी फोर्सेस में बॉटम के पास वाला 9th प्लेस था। तो इतने सालों की मेरी ये तपस्या का मतलब क्या था? क्या मेरा पूरा एम्पायर हाईजैकिंग प्लान बच्चों के खेल जैसा एक बड़ा मजाक बनकर रह गया? इसी वक्त पैलेस की गहराई में एम्परर्स चैम्बर में जो एम्परर पहले से ही बहुत बीमार था, महंगी दवाइयों के सहारे बस जिंदा था, तियानदो एम्पायर 9th प्लेस ये शब्द सुनते ही अचानक उसके भीतर से एक आखिरी सांस जैसी अजीब सी ताकत उभर आई। वो सीधा खड़ा हो गया। एम्परर ड्रैगन बेड के सामने अचानक जोर से काला खून उगल देता है। उसकी कांपती सूखी उंगलियां सामने गोल्डन बेड कवर्स को कसकर पकड़ लेती हैं। उसका बूढ़ा चेहरा पीले से लाल पड़ जाता है, अजीब सी बीमारी वाली लालिमा। नौवा, सिर्फ नौवा, बेतुका, ये तो पूरी दुनिया के सामने मजाक बना देना है। वो अचानक हिस्टीरिया की तरह गरजने लगा। कांपती उंगली हवा को चीरने वाली थी। मेरा तियानदो एम्पायर, 10 लाख सैनिकों वाली फौज, अनंत टेरिटरी, ये सिर्फ 9वें नंबर पर कैसे हो सकता है? इस बकवास गोल्डन रैंकिंग का कोई नजरिया ही नहीं, बस बेतरतीब लिस्ट बना दी। ये तो पूरी तरह बकवास है। गुस्से से भरी चीखें कमरे में गूंजती रहीं। ये बूढ़ा शर्मिंदा एम्परर, उसकी थकी हुई बूढ़ी आंखों में शर्मिंदगी और अफसोस से भरे 2 आंसू बह गए। मैं अपने पूर्वजों को मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। तियानदो साम्राज्य के फाउंडर्स को शर्मिंदा कर दिया। मैंने अपने पुरखों की इज्जत कमा दी। एक नेशनल नेता के तौर पर वो हमेशा खुद को तियानदो एम्पायर को इस कॉन्टिनेंट की सबसे अनबीटन पावर्स में से एक मानता रहा। 10 लाख की फौज जहां से गुजरे वहां घास तक न बचे। पर अब हेवेंस लॉ की जांच में पूरा एम्पायर मुश्किल से एक चोरी से बनी 7 ट्रेजर्स ग्लेज सेट को दबा पा रहा है। सेकेंड टू लास्ट पोजीशन पर टिका है। खासकर स्काई स्क्रीन पर लिखी वो कमजोरी, रॉयल पावर कमजोर है, बाहर से मजबूत, अंदर से खोखली। हर शब्द किसी गरम स्काई स्क्रीन की तियानदो एम्पायर पर कमेंट देखकर उसके होठों पर एक ठंडी और क्रूअल सी मुस्कान आ जाती है। उसकी फीनिक्स आंखों में ठंडी चमक थी। बाहर से मजबूत, अंदर से खोखला मिट्टी का जायंट, हेवेंस लॉ ने तो बिल्कुल सही जजमेंट दिया। बीबी डोंग ठंडी हंसी हंसती है, अपनी पोप स्टाफ थामे हाथ की पकड़ थोड़ी टाइट करती है। उसकी बड़ी सोच में टॉप 3 सेक्ट्स हों या दोनों एम्पायर्स, आखिरकार सब उसके स्पिरिट हॉल एम्पायर की स्थापना के लिए बलिदान बनने वाले थे। पोप, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। ये तियानदो एम्पायर तो बस दिखने में सोने जैसी टॉयलेट है, काम की नहीं। एक नर्म और चिकनी आवाज बीबी डोंग के पीछे से अचानक गूंजी। खूबसूरत चेहरे वाली जू डुलो युवेगुआंग परछाई से निकलकर उसकी बात का सपोर्ट करने लगी। इसी बीच वॉइड में एक ट्विस्ट आती है। ब्लैक मिस्ट में लिपटा भी डोलो गुइमे भी सामने आता है। बिल्कुल सही, हेवेंस लॉ भी कह रहा है, इसमें कोई निर्णायक बैकग्राउंड नहीं। वो लाखों सैनिक हमारी नजरों में तो बस हाथ भर से खत्म करने वाले कीड़े हैं। गुइमे की आवाज भारी और ड्राई थी, ठंडक भरी। बीबी डोंग थोड़ा सिर घुमाकर उसकी शाइनिंग गोल्डन रोब स्पिरिट पावर के साथ हल्की सी सरसराई। युएगुआंग गुइमी, याद रखो ऊपर, इतने वक्त से कि वो भूल चुके हैं रिस्पेक्ट का मतलब क्या होता है। वो फिर सिर घुमाकर दूर उत्तर की तरफ देखने लगी। टॉप 3 सेक्ट्स खुद को सही रास्ता कहते हैं। असल में वो यूनिटी में सबसे बड़ी रुकावट है। दोनों एम्पायर्स को भी एक साथ जोड़ना जरूरी है। बीबी डोंग की आंखों में एक पागलपन भरी और तीव्र चमक थी। शिंगलू एम्पायर की आयरन फिस्टेड गवर्नेंस सच में एक टफ अपोनेंट है। अगर 2 फ्रंट्स पर एक साथ लड़ें तो स्पिरिट हॉल के लिए बहुत भारी पड़ेगा। पहले आसान, फिर मुश्किल। चूंकि तियानदो एम्पायर इतना कमजोर है, इसके अंदर भी बिखरी हुई रेत जैसी सिचुएशन है। बीबी डोंग के होठों की मुस्कान और क्रूल होती जाती है। तो पहला कदम मैं कॉन्टिनेंट पर राज करने के लिए उठाऊंगी, वो तुम्हारे तियानदो से ही शुरू होगा। वो चाहती थी इस स्काई स्क्रीन की तरफ अपनी नजर वापस खींचकर बीबी डोंग एलिगेंटली मुड़ती है। उसकी शाही आवाज पूरे हॉल में गूंज जाती है। युएगुआंग गुइमे, तुरंत मेरा पोप ऑर्डर भेजो। अभी स्पिरिट हॉल के एलीट फोर्सेस इकट्ठा करो। चुपचाप इंपॉर्टेंट राउट्स लॉक करो। पहले से बनाई गई सोल हंटिंग प्लान, कभी भी ऑर्डर का इंतजार करो। युएगुआंग और गुइमे एक दूसरे को देखते हैं। दोनों की आंखों में हैरानी साफ थी, फिर भी बिना जरा भी झिझक जवाब देते हैं, हुक्म मानते हैं। समझ गए। इसके बाद बीबी डोंग इत्मीनान से लंबे कदम उठाते हुए हाई हील्स पहने पोप हॉल के सबसे ऊंचे रिव्यू प्लेटफॉर्म पर चढ़ जाती है। नीचे लाखों लोगों के साइज वाले उस विशाल स्क्वायर में पूरी काली भीड़ जमी थी।
स्पिरिट मास्टर कोर्स की पैरेड प्रैक्टिस चल रही थी। कई बिशप्स दूर खड़े हॉल के ऊपर उस खूबसूरत परछाई को पागलों जैसी उत्सुकता से देख रहे थे। उनके पीछे थी स्पिरिट हॉल द्वारा चुपचाप जमा की गई पूरे कॉन्टिनेंट की सबसे एलीट स्पिरिट मास्टर आर्मी। प्योर स्पिरिट मास्टर्स से बनी एक स्टील जैसी फ्रेश फ्लड। अंदर एक अनंत उम्मीद जग गई थी। 7 ट्रेजर्स 10th, टियान्डो 9th, सच में कमजोर। बीबी डॉम की फीनिक्स आंखें हल्की से सिकुड़ी। यह आसमान अब बदलने लायक है। डोलो कॉन्टिनेंट अब अपनी खुद की एम्प्रेस पाने वाला है। 7 ट्रेजर्स ग्लेज्ड सेक्ट के सामने वाले स्क्वायर में निंग फेंगजी स्काई स्क्रीन पर रैंकिंग और उसकी वजहें देखता है। पहले जो ब्लड लिनियज रिवार्ड बीच में रुकने से पहले ही दुखी दिल था, अब उसमें जैसे एक भारी पत्थर और अटक गया। साम्राज्य इतना विशाल, कीमत लाखों जाने, फिर भी बस ये वो लंबी सांस भरता है। उसका एलिगेंट चेहरा पल भर के लिए बेहद प्रैक्टिकल ठंडक में बदल जाता है। दुनिया की नंबर 1 सपोर्ट सेक्ट के मालिक होने के नाते निंग फेंजी असल में एक एक्सपर्ट बिजनेसमैन था, चीजों की कीमत जानने वाला। 7 ट्रेजर्स ग्लेज्ड सेक्ट 1000 सालों से तियानडू रॉयल फैमिली का इतना पक्का समर्थन इसीलिए करती आई थी, यहां तक कि खुद तियानडू नेशनल मास्टर बनकर, क्योंकि वो एम्पायर काफी बड़ा और मजबूत लगता था, एक भरोसेमंद प्रोटेक्शन अम्ब्रेला। पर अब हेवेंसवा की नजर में ये अम्ब्रेला एक पेपर लैंटर्न बनकर रह गया है। बस हमारी 7 ट्रेजर्स ग्लेज सेक्ट से एक पोजीशन ऊपर है। बगल में एंशियंट डोलो गुरोंग धीरे से बोलता है, दोनों हाथ पीछे बांधे। पर बिजनेस में फायदा नुकसान देखना जरूरी होता है। हमारे 7 ट्रेजर्स ग्लेज सेक्ट के हजारों डिसाइपल्स को लेगेसी चाहिए। किसी बिखरने वाले एम्पायर के साथ डीओबी कर मरना नहीं। आगे किस तरफ खड़ा होना है, इस पर फिर से सोचना होगा। 7 ट्रेजर्स ग्लेज्ड सेक्ट की इस चिंता और सोच विचार के मुकाबले ब्लू लाइटनिंग टायरेंट ड्रैगन फैमिली के हॉल में इस वक्त एक ऐसी हंसी गूंज रही थी जो छत उड़ा देने वाली थी। धमाके के साथ मौजूदा सेक्ट नेता यू युआनज़ेन ने अपने सामने रखी पर्पल फॉरबिडन टेबल को एक ही लात में उलट दिया। उसका पूरा शरीर बाल दाढ़ी तक कांप रहा था। चारों तरफ नीले बैंगनी बिजली सांप की तरह घूम रही थी। हा 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 हा। तियानडो एम्पायर सिर्फ उनका तियानडो एम्पायर भले 10 लाख फौज और अनंत टेरिटरी रखता हो, असली स्पिरिट मास्टर कॉम्बैट पावर के सामने तो वो भी सिर्फ मुट्ठी भर कीड़े हैं जिन्हें एक इशारे में खत्म किया जा सकता है। यू युआनज़ेन एक कदम आगे बढ़ते हुए चमकती आंखों से स्काई स्क्रीन को देखता है। लगता है हमारे ब्लू लाइटनिंग टायरेंट ड्रैगन फैमिली की रैंकिंग तियानडो से भी ऊपर है। एक फैमिली की बैकग्राउंड के दम पर पूरे नेशन को दबा देना यही असली लेजेंड है। इतना निडर होना कोई मजाक बात नहीं है। यू युआनज़ेन के इस एक्सट्रीम बयान के साथ हॉल के अंदर पहले से टाइट माहौल पल भर में भड़क उठा। वो लोग जो वैसे भी बड़े अहंकारी थे, अब उनके चेहरे पर जीत की खुशी झलकने लगी, जैसे कल ही उनका परिवार पूरे कॉन्टिनेंट पर राज करने वाला हो। यू लूमियन बगल से बड़े कदमों से आगे बढ़ता है। यू युआनज़ेन को झुककर सलाम करता है। उसकी आंखों में पागलपन भरी रिस्पेक्ट है। जोर से चिल्लाता है, बड़े भाई सही कह रहे हैं। हमारे ब्लू लाइटनिंग टायरेंट ड्रैगन फैमिली का सम्मान बस फैमिली हेड की वजह से है। आपके होने से हम फिर से हमारे एंसेस्टर्स की उस हाइट तक पहुंचेंगे जब पूरी दुनिया हमारे इशारे पर चलती थी। हॉल के बाकी एल्डर्स और टॉप डिसाइपल्स भी खुद को नहीं रोक पाए। तारीफों की लहर पानी की तरह हॉल को डुबो देती है। सेकंड अंकल सही कह रहे हैं। सो कॉल्ड आर्मी चाहे जितनी बड़ी हो, वो सिर्फ एक कागजी सजावट है। भड़काऊ बातें ट्रू ड्रैगन माउंटेन के हर कोने में गूंजने लगती हैं। यू युआनज़ेन ऊंचे प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर अपने परिवार वालों की एक के बाद एक तारीफें सुनते हुए महसूस करता है कि सालों से हाओचियान सेक्ट के आगे दबे रहने का उसका इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स जैसे धुआं बनकर उड़ गया। वो दोनों हाथ पीछे बांधे थोड़ी ऊंची करता है। आसपास बिजली गिरते हुए ऐसे दिखता है जैसे उसने पहले से रैंकिंग में टॉप लिस्ट का कमांड संभाल लिया हो। बस अफसोस, इन ट्रू ड्रैगन वंशजों को नहीं पता था कि हेवेंस गोल्डन रैंकिंग ने टियान्डू को 9वें नंबर पर इसलिए नहीं रखा कि किसी ऐसे फैमिली को उभारा जाए जिसके पास सत्ता की इनहेरिटेंस ही नहीं थी। और उधर हाओटियान सेक्ट की बर्फ से ढकी पहाड़ी की चोटी पर टांग हाओ दोनों हाथ पीछे बांधे खड़े थे। वायलेंट बर्फीला तूफान उनके 3 फुट दूर पहुंचते ही एक इनविजिबल हैमर विंग के दबाव से बिखर जाता है। लाखों सैनिक, करोड़ों नागरिक, फिर भी इतने कमजोर। टैंग हाओ सिर हिलाते हैं। उनके शब्दों में गहरी निराशा थी। बिना किसी डिवाइन टैलेंट के, बिना दुनिया को झुका देने वाली शान के, हाउतियन बैटल अरे जितनी भी बड़ी हो, बिना सेना के तो वो बस स्पिरिट सैक्रिफाइस के नीचे कैनन फॉडर ही रह जाती है। ये 9th प्लेस बिल्कुल सही है, बल्कि थोड़ा ज्यादा भी लग रहा है। सिंगडो ग्रेट फॉरेस्ट की कोर सर्कल में जो लाइफ लेक पहले शीशे जैसा साफ था, स्काई स्क्रीन की इस हलचल की वजह से बुरी तरह उबल रहा था। ब्लैक ड्रैगन किंग दी